Good evening, friends. Once again, welcome to each one of you in this second day of GST course, where we are going to discuss value and place of supply. We have with us our eminent expert and my good friend CA Suraj Ballaji. Surajji, welcome to you in this GST course. Thank you very much, Sumitji. Thank you. Before inviting him, I would like to brief about him. He is a fellow member of Institute of Chartered Accountant of India and having a law degree. He has experienced more than 11 years in the profession and especially experience in indirect taxation, GST, internal audit, and other process audit. He has handled multiple GST transactions and implementation projects, post implementation review projects, and other transitional planning and trainings. He has assisted clients in obtaining GST refunds and various other matters. So, in short, we can say he is having a vast experience in the field of GST. We will definitely learn a lot of things from him. And today he is going to cover value and place of supply in this coming time. So, I hope every participant have received the day one presentation along with the video recording. If you have not received, kindly ping me. Personally, I will uh, see the matter. Now, straight away, I request Suraj Ballaji to take up the session. Not received. I will see that. Thank you, Sumitji, for warm welcome. Hmm. So today our topic is time and value of supply. Basically, we will be covering time of supply of goods, then time of supply of services, then value of supply of goods and services together. So my purpose will be to cover the time of supply from basic till end. Matlab, so we will be starting from basic. Okay. So सूरज जी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड वर्किंग नॉलेज तक हम लोग जाएंगे क्योंकि हम लोग कोशिश है कि प्रैक्टिकल अप्रोच एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए तो अगले 1.5 आवर में कोशिश करना रखिएगा कि हम फंडामेंटल क्लियर हो जाए जो हमारा टॉपिक है एंड लेटर ऑन आफ्टर द सेशन वी विल कवर द क्वेरी फ्रॉम द very okay. पार्टिसिपेंट ओवर टू यू सर नाउ आई एम लीविंग So आज हम कवर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई. We will be starting with time of supply of goods. इसके अंदर नॉर्मल केस है फॉरवर्ड चार्ज. एक सप्लायर किसी को गुड सप्लाई कर रहा है तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा. तो इसमें क्लियरली लिखा है कि अंडर फॉरवर्ड चार्ज द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस बनाया है, या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर इनवॉइसिंग सेक्शन इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. जो ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट की कंडीशन है, ये बस सर नोटिफिकेशन नंबर 66 इन 2017 ये कंडीशन हट गई है. मतलब फ्रॉम 15 नवंबर 2017 ऑनवर्ड्स कोई भी एडवांस के ऊपर इन केस ऑफ गुड्स जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. ये केस अभी मैंने खुद फेस किया जीएसटी ऑडिट के अंदर, जिसने उसने मेरे को बोला कि आपका एडवांस रिसीव्ड हुआ है, आपकी बुक्स में 31 मार्च 18 में एडवांस खड़ा है, आपने इस पे जीएसटी पे नहीं करा. तो आई शोड हिम दिस ऑल एडवांसेस आर आफ्टर 15th of November, दैट्स व्हाई जीएसटी हैज नॉट बीन पेड. तो ये हट गया है. अब हम कवर करेंगे कि इस इनवॉइस बनाना कब है गुड्स के केस में. तो उसने बोला ना ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. अब इसमें सेक्शन 31 में लिखा है कि इन केस ऑफ गुड्स आप सप्लायर के गुड्स जब उसके ऑफिस से रिमूव हो रहे हैं या अगर कोई लेने आया है तो उसको आप वहीं पर ही दे रहे हो डिलीवरी, मतलब आपके ऑफिस में डिलीवरी हो रही है, उस डेट या उस डेट से पहले, उस टाइम पे या उस टाइम से पहले आपको इनवॉइस बनाना है. इनवॉइस के बिना मतलब गुड्स रिमूव नहीं होने चाहिए आपके ऑफिस से इन केस ऑफ सप्लाई. तो ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है. सप्लाई क्या है वो कल हमने कवर किया है. ठीक है, ये सिंपल है, इसके लिए मैं इसके अंदर कोई केस कवर नहीं कर रहा. मैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में आ रहा हूँ. कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, इसका मतलब है कि सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्टिन्यूस रेकरेंट बेसिस पे चलती रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर. इसका एग्जांपल है जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा रेगुलरली फ्रीक्वेंटली ये होता है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, जैसे सीमेंट चाहिए तो सीमेंट सप्लायर के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है
और वो रूटीन बेसिस पे उसको सीमेंट प्रोवाइड करते रहता है। या फिर जैसे लेट्स से स्क्रैप का बिजनेसमैन है, जो एल्यूमिनियम का लिक्विड एल्यूमिनियम होता है वो बाय पाइपलाइन जाता है, उसको लेट्स से कि उस कंपनी नियर बाय है तो वो बाय पाइपलाइन भी सप्लाई होता है। उस केस में भी ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा। इसमें उनके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम हर मंथ एंड पे या हर क्वार्टर एंड पे एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेंगे, या हम हर क्वार्टर एंड पे पेमेंट आपको करनी है रिसीवर को। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई वही हो जाएगा जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है आपकी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट या द डेट ऑफ पेमेंट, जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा अंडर सेक्शन, वही आपका इनवॉइसिंग क्या टाइम लिमिट हो जाएगी। और अगर सेक्शन 31 में जाएंगे तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस येरी, उसके बेसिस पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया था ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, जिस दिन आपने अकाउंट स्टेटमेंट या पेमेंट रिसीव कर रही है या स्टेटमेंट इशू कर रही है एज पर योर एग्रीमेंट। मैं इसका एग्जांपल कवर करता हूँ। लेट्स से कि एक सीमेंट सप्लायर ने एक बिल्डर से एग्रीमेंट किया कि आपको रेगुलर हम डेली बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीमेंट बैग्स भेजते रहेंगे, और हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हर मंथ एंड पे आप इनवॉइस इशू कर दे रहा। तो इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से जो टाइम ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट है लेट्स से 31 मार्च फॉल करती है, 31 मार्च 21, लेकिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दी 5 ऑफ अप्रैल को। एडवांस उसको रिसीव हुआ था 10 ऑफ मार्च। एडवांस वाली कंडीशन याद होगा मैंने कवर किया था, गुड्स के केस में हट गई है। तो इस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट एज पर एग्रीमेंट दैट इज 31 ऑफ मार्च। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 31 ऑफ मार्च। और उसने इनवॉइस बाद में इशू किया तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट अपना टैक्स रिकवर कर सकती है इन मार्च इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान रखना है। मैं बहुत ऑडिट्स में चेक करता हूँ, सर्विसेज में खासकर भी हम सर्विसेज कवर करेंगे जहाँ पे लोग टाइम ऑफ सप्लाई को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेरे अकॉर्डिंग। सिमिलरली नेक्स्ट केस के अंदर लेट्स से कि उनका इनवॉइस हमने इशू किया 31 मार्च को, और जनरली एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको पेमेंट पे इशू करना है इनवॉइस। अपना पेमेंट 5 ऑफ अप्रैल को आई है, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो गया, 5 ऑफ अप्रैल। लेकिन हमने इनवॉइस इशू कर दिया 31 मार्च को, पहले इशू कर दिया सप्लायर ने। तो विच एवर इज अर्लियर होता है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इज 5 ऑफ अप्रैल और डेट ऑफ इनवॉइस 31 ऑफ मार्च। टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में हो गया 31 ऑफ मार्च। अब हम कवर करेंगे रिवर्स चार्ज। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज भी लगता है। इसकी नोटिफिकेशन 2017 में ही आई थी, स्टार्टिंग में ही। कुछ गुड्स हैं जैसे कैश्यू नट्स हो गए, वहां पे रिसीवर को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, सप्लायर को पे नहीं करना है। तो उस केस में कि रिसीवर को कब पे करना है, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए तो है ये चैप्टर कि हमें जीएसटी कब पे करना है। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई पे जीएसटी पे करना होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा उस केस के अंदर, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा या तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट और डेबिट इन बैंक अकाउंट, और डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ गुड्स। और अगर इसमें से भी नहीं निकल पा रहा, आपका डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स भी आपके पास नहीं है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट भी नहीं है आपके पास, आपको ये भी नहीं पता कि आपको सप्लायर से इनवॉइस कब मिला था। मैं रिसीवर के एंगल से बात करूँ, क्योंकि रिवर्स चार्ज में उसको पे करना है। तो आपको ये देखने का आपने अपने बुक्स में गुड्स एंटर कब करे, तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, उस बेसिस पे आपको पे करना है। तो अब इलस्ट्रेशन 2 पे आएंगे, इसके साथ में कवर करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो लेट्स से कि ऑर्डर वाज प्लेस्ड ऑन 1st ऑफ मई, रिसीवर ने गुड्स रिसीव करे 10th ऑफ मई को, और सप्लायर ने इनवॉइस रेस करा इसका 15th ऑफ मई को। हमने इसकी पेमेंट रिकॉर्ड करी बुक्स में 20th ऑफ मई को, और उसके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचे रिसिपिएंट के 25th ऑफ मई को। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, हमें डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स हमारे पास वो अवेलेबल है इस केस के अंदर। तो सबसे पहले वही फॉल कर रही है, डेट इज 10th ऑफ मई। तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया इस केस के अंदर 10th ऑफ मई। ये सिंपल केस है। अब हम आते हैं वाउचर्स।
वाउचर इज अ गुड और सर्विस को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कवर कर रहा हूँ। वाउचर वैसे दोनों होते हैं, हो सकते हैं या गुड्स या सर्विस। अगर वाउचर एक्सचेंज करे हैं तो जिसने अभी वाउचर रिसीवर को दिए हैं, तो सप्लायर के लिए उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन उसने वाउचर इशू करा है, उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो गया। अगर उसकी सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, ए ने बी को वाउचर दिया और उससे बी लैपटॉप खरीद सकता है, लेट्स से लिनोवो लैपटॉप कभी भी खरीद सकता है, तो ए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो गया द डेट ऑन विच ही हैज इशूड द वाउचर टू द रिसिपिएंट। और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, एक शॉपिंग वाउचर है, उससे वो कुछ भी खरीद सकता है, उस केस में जिस दिन रिडेम्पशन होगी दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और रेसिडुअल केसेस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑन विच पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड और डेट ऑन विच सीजीएसटी एसजीएसटी इज पेड। अब ऊपर हमने ये तीनों केसेस कवर करेंगे, गुड्स फॉरवर्ड चार्ज, कॉन्टिन्यूअस गुड्स फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स। रेसिडुअल केसेस में क्या बच गया, लेट्स से कि जीएसटी डिपार्टमेंट किसी के यहाँ आर्बिट्रेरीली चला गया और वहां पे पता चला कि वो सप्लाई करते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, या अगर रजिस्टर्ड है तो अगर रजिस्टर्ड है और उन्होंने बिना बिल के सप्लाई कर दिया है, तो जिस दिन उसने रिटर्न फाइल करनी थी तो वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो गवर्नमेंट उसके बाद से तब अप टू द डेट इंटरेस्ट लगा सकती है, तो वो इस सेक्शन में कवर करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई को। अब हम कवर करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, वाउचर केस में हमने कवर करा था कि अगर वाउचर ए ने बी को इशू किया है और उसके बदले बी लैपटॉप परचेज करता है, तो 1 जनवरी विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। कोई बीच में बोल रहा है? हाँ, ओके। और अगर वाउचर एबीसी लिमिटेड ने 1 जनवरी को इशू किया है राम जी को, और उसके अंदर वो उसके बदले शॉपिंग कर सकता है किसी भी चीज की, और उसने 1 मार्च को जाके शॉपिंग करी है, तो 1 मार्च विल बी टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस। एक केस हो रहा है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जनरली ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत फॉलो होता है। ए ने बी को गुड सप्लाई करे और उसने भेज दिए अप्रूवल बेसिस पे, तो इस केस में जनरली चालान यूज होता है अप्रूवल बेसिस के लिए। तो जब रिसीवर उस पर एक्सेप्टेंस देगा दैट डे विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। मैंने इसके अंदर एग्जांपल में कवर किया, राकेश एंड गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 जनवरी 2021 टू रितिका। रितिका ने उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस भेजा कि ये गुड्स मुझे अप्रूव्ड है और मैं इसको परचेज करूंगी 30 जनवरी को, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 30th जनवरी। लेकिन दिस टाइम लिमिट, दिस टाइम डिफरेंस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, मतलब उसको एक्सेप्टेंस विद इन 6 मंथ्स देनी है, अगर नहीं दी तो जिस दिन 6 मंथ्स एक्सपायर हो रहे हैं दैट विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। इसी केस में उठा लेते हैं, अगर राकेश ने गुड्स भेजे 1 जनवरी को टू रितिका फॉर ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, और इसका अप्रूवल 25 जुलाई को आया है, तो इस केस में 6 मंथ्स 30 जून को एक्सपायर हो रहे हैं, तो 30 जून विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। और उसको 30 जून को जून के मंथ में ही जीएसटी पे करना पड़ेगा इस केस के अंदर। अब हम सर्विसेज पर आते हैं। सर्विसेज में काफी ऐसी केसेस हैं जो आज हम कवर करेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज रहेंगी, और उसको आज हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो जो आती हैं इसके अंदर आज हम सॉल्व करेंगे। सर्विसेज कैन ऑल्सो बी इन फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज की गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है 13/2017, जो गवर्नमेंट अमेंड भी करते रहती है, जिसमें रिसीवर को जीएसटी पे करना होता है। अभी हम बात करेंगे फॉरवर्ड चार्ज की, जहाँ पे सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। इस केस के अंदर इसको 2 पार्ट्स में बांटा है मैंने, सेक्शन के अंदर ही, आपके सेक्शन 13 के अंदर ही। अगर जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने इनवॉइस इशू कर दिया है विद इन ड्यू डेट एज पर इनवॉइसिंग सेक्शन 31, अगर विद इन ड्यू डेट उसने इशू कर दिया है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। इस केस में रिसीट ऑफ पेमेंट मतलब एडवांस भी अगर आता है तो उस पर भी जीएसटी है, सर्विसेज के केस में वो रिमूव नहीं किया गया था, तो सर्विसेज में आज भी, सर्विस टैक्स में भी था इस पे एडवांस पे जीएसटी था, तो आज भी है। और अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने अपना इनवॉइस ड्यू डेट पे इशू नहीं किया, तो उस केस में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई इज टू डिटरमाइन कि आपको जीएसटी कब पे करना है। इसके अंदर रिसीट ऑफ पेमेंट कब माना जाएगा, जब पेमेंट रिसीव्ड आपने एंटर कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट पहुंच गई विच एवर इज अर्लियर। अब हम इसके बाद कवर करेंगे, इलस्ट्रेशंस पे आ रहा हूं मैं इसकी। इसके अंदर हमने देखा कि डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बियॉन्ड ड्यू डेट है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और
डेट ऑफ पेमेंट, अब ड्यू डेट क्या है इनवॉइस इशू करने की, हम कैसे चेक करेंगे कि टाइम इनवॉइस विद इन ड्यू डेट है या विद इन ड्यू डेट नहीं है? तो उसके लिए सेक्शन 31 में लिखा है कि सर्विसेज के केस में अगर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, वन टाइम सर्विस है, तो आपको सर्विस कंप्लीट करती 30 डेज के अंदर उसका इनवॉइस इशू करना है, 30 डेज, 30th डे तक। और अगर बैंक और एनबीएफसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में उनको 45 डेज का टाइम दिया गया है। तो ये सिंपल केस है जिसको भी मैं यहाँ पे कवर करता हूँ इस इलस्ट्रेशन के थ्रू। इसके अंदर इसका एक प्रोविजो है, वो भी हम कवर करेंगे। लेट्स से कि सर्विस आपने कंप्लीट कर दी 10th ऑफ जुलाई को, और आपने इनवॉइस इशू किया 12th ऑफ जुलाई को, अमाउंट है 10,000 प्लस 1800 टैक्स। पेमेंट रिसीव हुई सप्लायर को 1st ऑफ अगस्त को। इसका अमाउंट रिसीव कितना है? 12,500, 700 रुपीज एक्सेस में आ गए हैं इस केस में। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? अब टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 10,000 विल बी 12th ऑफ जुलाई, क्योंकि आपने ये जो सप्लाई के अंदर इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट रेस कर दिया, 10th ऑफ जुलाई प्लस 30 डेज का टाइम था, तो आपने 12th ऑफ जुलाई को रेस कर दिया। तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो 12th जुलाई वर्सेस 1st ऑफ अगस्त, इन दोनों में अर्लियर क्या है? 12th ऑफ जुलाई। तो इस केस में 12th ऑफ जुलाई बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, 10,000 रुपए के लिए तो बन गया। लेकिन जो बैलेंस 700 है वो एक्सेस में आ गया। अब एक्सेस में हो सकता है कि हम लोगों ने अपना प्राइस रेस कर दिया हो, या व्हाट्सएवर में भी द कंडीशन। तो अगर ये इसमें प्रोविजन सेक्शन 13(1)(c) का वो कहता है कि अगर आपने कोई एक्सेस अमाउंट रिसीव कर लिया है और वो अमाउंट 1000 तक है, तो उस केस में जब आप इसका इनवॉइस रेस करोगे, दैट विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जब सप्लायर ऑफ सर्विस 700 रुपीज के लिए इनवॉइस रेस करेगा, तो दैट विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर ये अमाउंट रिसीव 1000 रुपीज से ज्यादा एक्सेस में रिसीव हुआ है, लेट्स से आपको इस इनवॉइस के अगेंस्ट 13,500 रिसीव हो गए, दैट इज 1700 एक्सेस में रिसीव हो गए, तो 10,000 रुपीज के लिए तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया द डेट ऑन विच इनवॉइस इज रेस्ड, क्योंकि विद इन टाइम लिमिट है। और बाकी 1700 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, दैट इज 1st ऑफ अगस्त, क्योंकि उसका इनवॉइस उसके बाद भी रेस कर सकता है या डेबिट नोट, लेकिन उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 1st ऑफ अगस्त ओनली। एक केस और कवर करेंगे हम लोग, जिसके अंदर हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस पे भी अराइज हो जाता है। इस केस के अंदर अगर किसी कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए कन्वेंशन हॉल बुक किया 6th ऑफ मई को, और उन्होंने 3,000 रुपीज 6th ऑफ मई को एडवांस दे दिया है, और इवेंट है 15 सितंबर को, इनवॉइस कन्वेंशन हॉल वालों ने जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसने रेज किया 24th ऑफ अक्टूबर को, और जो रिसीवर ऑफ सर्विस है उसने बैलेंस पेमेंट करी है कन्वेंशन हॉल वालों को, सप्लायर ऑफ सर्विस को ऑन 30th ऑफ नवंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगा? तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई चेक करना पड़ेगा। जैसे कि जो 6th ऑफ मई को 3,000 रुपीज एडवांस में रिसीव हुए थे, उस केस में सर्विस एक है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई भी इसमें मल्टीपल भी होते हैं सर्विसेज के केस में। उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ₹3,000 विल बिकम द डेट ऑफ पेमेंट एज कंपेयर टू टाइम ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो उस केस में 6th ऑफ मई विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। जो बैलेंस पेमेंट 30th ऑफ नवंबर को आई है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा या तो इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। इसमें इनवॉइस डेट 24th ऑफ अक्टूबर है, पेमेंट डेट 30th ऑफ नवंबर है, प्राइम ऑफिस देखने में लग रहा है 24th ऑफ अक्टूबर, लेकिन इसके अंदर इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट रेज नहीं किया गया है। अगर विद इन टाइम लिमिट इनवॉइस रेज नहीं किया गया है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करना है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इज 15th ऑफ सितंबर, तो टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी 15th ऑफ सितंबर ओनली। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। एक बार आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, जहाँ तक आई होप क्लियर है, आगे चलिए। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या? म्यूट करना। आवाज क्लियर है सबको? कोई एक बार होस्ट में कोई हो तो। हेलो, कोई चैट पे लिख दो अगर ओके है तो मैं चैट पे लिख दूँ। चैट पे यस कमिंग, ओके 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 ओके, ठीक है। तो अब हमने भी कवर किया फॉरवर्ड चार्ज में नॉर्मल केस कि उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो अब हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई एंड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या होगा। लेकिन उससे पहले कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होता क्या है? सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज कॉन्टिन्यूअस इज ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मोर देन 3 मंथ्स का है एटलीस्ट, और पेमेंट ऑब्लिगेशंस पीरियोडिकल है कि हाँ भाई क्वार्टरली पेमेंट करनी है, मंथली करनी है। उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? उस केस के अंदर एक सेकंड,
इन दिस केस इनवॉइस कब रेस करना है, पहले ये देखते, टाइम ऑफ सप्लाई तो हमने देख लिया सेक्शन 13 के अंदर। इनवॉइस की ड्यू डेट क्या, तो या अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट डेट लिखी है क्लियरली, तो द जो पेमेंट ड्यू डेट लिखी है दैट विल बिकम द डेट फॉर ड्यू डेट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। वो अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं करी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जिस दिन एक्चुअल पेमेंट रिसीव करी वो आपकी बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर पेमेंट, मोस्टली इसमें ये होता है पेमेंट इज लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये मोस्टली होता है, बिल्डर जब कंस्ट्रक्शन करता है तो उस केस में जनरली परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस पे ही पेमेंट्स होती हैं। इफ पेमेंट इज लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट हुआ दैट डे विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप इसके अंदर ध्यान से नोट करेंगे अगर, तो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 30 डेज का वो नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस ये रही, डेट और विद इन ड्यू डेट है तो डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस हमने फ्रीज कर दिया कि आपको जिस दिन कमीशन, जिस दिन ये डेट फॉल करी पेमेंट की या इवेंट की, उसी दिन आपको इनवॉइस इशू करना है, तो उसमें 30 डेज की टाइम लिमिट नहीं है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर। ये एक डिफरेंस है जो कि जनरली लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये आपको नोट करने, अपने ऑडिट करते हुए अपने क्लाइंट्स पे भी। तो जैसी आपकी ड्यू डेट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, आप उसी दिन इनवॉइस इशू करना है सप्लायर ऑफ सर्विस को सेम डे में, और डेट ऑफ रिसीट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका एग्जांपल कवर करेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के। हाँ ठीक है, तो लेट्स से इलस्ट्रेशन 7 अब हम कवर करेंगे इस केस के अंदर। इसमें लिखा है आपके एग्रीमेंट के अंदर फर्स्ट केस के अंदर कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ये आपके एग्रीमेंट में लिखा है। तो आपकी कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब कब हो रही है, 30 सितंबर एग्जांपल लिया है, 31 दिसंबर क्वार्टर एंड, 31 मार्च क्वार्टर एंड। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लेट से आपने इसका इनवॉइस इशू किया 3 अक्टूबर को, फर्स्ट केस, पहले फर्स्ट केस कवर करते हैं। आपका कंप्लीशन ऑफ सर्विस 30 सितंबर को, क्वार्टर 2 क्लोज हो गया, आपने इसका इनवॉइस इशू किया 3 अक्टूबर को, पेमेंट डेट है 15 अक्टूबर, आपको रिसीव पेमेंट हुई है 15 अक्टूबर को। इस केस में ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या था, हमें वो चेक करना है। ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 30 सितंबर को ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस था, तो क्या वो इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू करा गया, नहीं करा गया, 3 अक्टूबर को रेज किया आपने इनवॉइस। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आप क्या देखेंगे, अगर विद इन टाइम लिमिट रेज नहीं किया गया है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 30 सितंबर और डेट ऑफ पेमेंट 15 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर, तो 30 सितंबर विल बिकम द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस 1। अब इसी केस में कंप्लीशन सर्विस हो गई 31 दिसंबर को, इनवॉइस सप्लायर ने एडवांस में इशू कर 2 दिसंबर को, पेमेंट रिसीव हुई 3 फरवरी को, और 22 लिखना था यहाँ पे हम लोगों ने, 21 लिख दिया, तो यहाँ पे इसको 22 पढ़ो, 3 फरवरी 22। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ लिमिट के अंदर किया गया, तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट दैट इज 2 दिसंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। थर्ड केस के अंदर 31 मार्च को क्वार्टर क्लोज हो गया, 10 अप्रैल को अपने इनवॉइस इशू किया, 20 मार्च को पेमेंट रिसीव हो गई, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट नहीं रेज किया गया क्योंकि क्वार्टर क्लोज हो चुका था 31 मार्च को, 31 मार्च को इनवॉइस रेज करा था कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो 31 मार्च दैट इज द ड्यू टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ पेमेंट 20th of March which ever is earlier will become the time of supply। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई हो गया 20th of March 2021। इसका एक एग्जांपल कवर करूंगा मैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का एक और इलस्ट्रेशन है, A Limited has awarded the contract for construction of road for consideration of ₹1 crore to B Limited। The terms of contract shall be for 1.5 years, so more than 3 months है तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बन गया। As per contract, A Limited shall make payment to B Limited in installments as under। एडवांस देना है फर्स्ट डे पे 10%, फिर एवरी 3 मंथ्स पे 15% देना है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट रिसीव और द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो इसके अंदर पेमेंट रिसीव हो गई फर्स्ट डे, तो 10% के लिए तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा द डे ऑन विच 10% अमाउंट इज रिसीव। तो इसलिए इस पे उसको जीएसटी पे करना है फर्स्ट डे। टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो गया है, इनवॉइस इसको रेस सप्लायर को रेस करना पड़ेगा, और फिर जब बैलेंस 15% के लिए जिस दिन वो ड्यू डेट फॉल करेगी आफ्टर एवरी 3 मंथ्स,
बाकी 15% के लिए लेट्स 6 टाइम्स 6 into 50 is 90, लेट्स 6 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आनी है, यहाँ कंप्लीशन लिंक्ड प्लान है, तो 15% के लिए जिस दिन वो ड्यू डेट फॉल करेगी डेट विल बिकम द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द बैलेंस 15%। लेट्स से कि कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस केस में बीच में सेसेशन ऑफ सर्विस हो जाता है, तो इस केस में ए बी को सर्विसेज दे रहा है और सर्विसेज ठीक चल रही है, क्वार्टर की सर्विसेज थी 1 अप्रैल टू 30 जून। 15 जून को रिसीवर ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल करता हूँ, सप्लायर ने बोला एग्री करा कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट को ही रोकते हैं। 15 जून तक 60% वर्क कंप्लीटेड था, जिसके अगेंस्ट सप्लायर ने इनवॉइस रेज करना है टू द रिसीवर, एग्री। अब इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 60% के लिए जिस दिन सर्विसेज टर्मिनेट हुई है, जिस दिन सर्विस सीज हुई है, जिस दिन से देना बंद किया है, 15 जून विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई और इसकी वैल्यू 60% तक ही रहेगी और ये टाइम ऑफ सप्लाई उसका बन जाएगा। अब हम रिवर्स चार्ज कवर अंडर रिवर्स चार्ज। अगर रिसिपिएंट लायबल है रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे करने के लिए, सप्लायर लायबल नहीं है इस केस के अंदर, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा अर्लीस्ट ऑफ, जिस दिन आपने पेमेंट करी अपने सप्लायर ऑफ सर्विस को और डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस या 60 डेज फ्रॉम द इनवॉइस। इस केस इनमें से जो भी अर्लियर फॉल करेगा उसमें आपको दैट विल बिकम योर टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इन दोनों से डिटरमाइन नहीं हो रहा तो जिस दिन आपने उसमें एंट्री करी है सर्विस रिसीव करने की, दैट विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इस केस में एक चीज और है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर भी जीएसटी लगता है। अगर कोई भी रिसिपिएंट फॉरेन से सर्विस रिसीव करता है इंडिया के अंदर तो उस पर भी जीएसटी है। और अगर ऐसा इंपोर्ट आपने किसी अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से किया है फॉरेन से इंडिया के अंदर, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जिस दिन आप उसकी सर्विस को रिकॉर्ड करोगे या पेमेंट करोगे, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा दैट विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें अलग से डिस्क्राइब भी किया गया है। इसका आप इलस्ट्रेशन कवर कर लेते हैं या पहले इससे पहले ये वाउचर के अंदर भी टाइम ऑफ सप्लाई कवर कर लेते हैं। वाउचर के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई सिमिलर वही है जैसे गुड्स में था और रेसिडुअल केसेस के अंदर भी टाइम ऑफ इन सर्विस भी वही है जो गुड्स में था, तो ये दोनों केसेस बिल्कुल सेम है, थर्ड और फोर्थ। ये हमने सारा कवर कर लिया है, ये भी हमने कवर कर लिया, ये भी हमने कवर कर लिया है। तो रिवर्स चार्ज का केस कवर करेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। सप्लायर ने सर्विस का इनवॉइस इशू किया आपको 4 मई को रिसीवर ने पेमेंट करी 21 अगस्त को, रिसीवर ने अपने बुक्स में एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिया 4 मई को। तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट दैट इज 21 अगस्त और 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस डेट क्या 4 मई प्लस 60 डेज कर लेंगे तो 4 जुलाई बनेगा। तो 4 जुलाई और अगस्त 21 विच एवर इज अर्लियर, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा आपका 4 जुलाई 2021। ये भी हम लोगों को बिल्कुल रेलिवेंट है क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंदर आपकी कौन सर्विसेज एप्लीकेबल हैं ऑफिसर ये देखता है, उस पर फिर आपने उसको टाइमली डिस्चार्ज करा है जीएसटी ये देखता है। और इवन इन सम केसेस दे में आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो अगर आपकी डिले ऑफ पेमेंट हुई है तो टाइम सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर आपने पे नहीं किया है तो। और इसके अंदर इसका इनवॉइस जो है रिसीवर ने खुद भी इसका एक सेल्फ इनवॉइस रेज करना है। 31(3)(f) में इनवॉइसिंग के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसीवर है रिवर्स चार्ज के अंदर और सप्लायर ऑफ सर्विस अगर अनरजिस्टर्ड है तो रिसीवर ऑफ सर्विस को इसके अंदर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है और उसको एक सेल्फ इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज रजिस्टर्ड है, लेट्स से जीटीए है, उसमें रिवर्स चार्ज होता है, रिसीवर को पे करना होता है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो इस केस में रिसीवर ऑफ सर्विसेज को सेल्फ इनवॉइस रेज नहीं करना। हाँ ऑफकोर्स उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जरूर पे, उसको सेल्फ इनवॉइस रेज नहीं करना। तो काम नहीं करेगा, हाँ जी नहीं करेगा। yes. इसके अंदर एक एग्जांपल मैं और कवर कर रहा हूँ जो कि इससे रेलेवेंट है, इसलिए मैंने इसको बीच में यहाँ पे पिक कर लिया है। इसके अंदर क्या होता है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग एक पैन नंबर पे अगर डिफरेंट जीएसटी नंबर्स हैं
उसको डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। जीएसटी में वो डिफरेंट पर्सन माने जाते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन वर्ड टर्म यूज किया गया जीएसटी के अंदर। और शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल कौन सा है जीएसटी एक्ट, अगर मैं खोलूं एक बार, तो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग इसका एंट्री नंबर 2 है। वो ये कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 ने बोला कि डिस्टिंक्ट पर्सन है और उनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो एक कंपनी का दिल्ली में जीएसटी नंबर है और उसका यूपी और हरियाणा में भी जीएसटी नंबर है। दिल्ली में मैनेजमेंट बैठती है, प्रोडक्शन होती है यूपी और हरियाणा के अंदर। मैंने ये एग्जांपल लिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 कवर कर रहा हूं मैं। तो जो हेड ऑफिस में लोग बैठे हैं, मैनेजमेंट बैठी है लेट से, अकाउंट्स टीम यहाँ बैठी है लेट से, और आपकी आईटी टीम यहाँ बैठी है, आपकी सेल्स टीम भी यहाँ बैठी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये माना जाएगा कि जो दिल्ली का हेड ऑफिस है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हरियाणा और यूपी को आईटी सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, यू कैन नेम बाय एनी नेम, आईटी सपोर्ट, मैनेजमेंट सपोर्ट, फाइनेंस, टैक्स। सो ये सप्लाई मानी जाएगी और डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, डीम्ड सप्लाई। और इसमें कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होता। नो वन कैन पे हिमसेल्फ, नो वन विल पे हिमसेल्फ। कोई मतलब ये नहीं है कि आपको यूपी के अकाउंट से दिल्ली में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन दिस केस व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो है इसके अंदर एक मेमोरेंडम एंटर करना चाहिए एचओ को और उसके प्लांट्स को, मेमोरेंडम, नॉट एन एग्रीमेंट। नो वन कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ, कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। तो एक मेमोरेंडम एंटर करा जाएगा जहां पर डेट फिक्स करी जाएगी कि आप हमें क्वार्टरली इनवॉइस रेस करेंगे या हाफ ईयरली करेंगे या मंथली करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग दिल्ली हेड ऑफिस को इनवॉइस रेस करने होंगे दोनों प्लांट्स को। अब इस इनवॉइस को रेस करने की बेसिस क्या है, उस पर काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो अलग टॉपिक है। जैसे कि टर्नओवर रेशियो में करना चाहिए और कितनी अमाउंट रेस करनी चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसका टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। और सिमिलरली जैसे बैंक्स हैं उसके डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेस होती हैं, और सेंट्रल पैन नंबर एक ही है बैंक का, जैसे कि पीएनबी है, बैंक पैन नंबर एक ही है, लेकिन जीएसटी बहुत सारे हैं, तो उनके आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उस केस में, इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस, अगर उन सेम पैन नंबर पे डिफरेंट जीएसटी नंबर्स हैं, बैंक के हर ब्रांच, हर स्टेट में डिफरेंट जीएसटी नंबर होते हैं, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई अलग से स्पेसिफाई किया गया है रूल 47 के अंदर। इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंश्योरर के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए, एनबीएफसी के लिए, टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए भी, बिफोर लिखा गया कि इनवॉइस शुड बी इशूड बाय द सप्लायर, दैट इज बाय द एचओ, before or at the time of such supplier records the same in his books of accounts or before the expiry of the quarter। मतलब क्वार्टरली मैंडेटरी है यहाँ पे, ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड। जैसे कि ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है, क्वार्टर, उसको हर क्वार्टर में इसको क्लोज करना ही पड़ेगा और उसको इनवॉइस रेज करना ही पड़ेगा विद इन दिस टाइम लिमिट। तो ये एक्सेप्शन है बैंकिंग कंपनी के लिए। हमारे केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में, वी कैन गो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैं एक एग्जांपल कवर कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक एग्जांपल कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। लेट्स से लैंड ओनर है, जो लैंड ओनर होते हैं ना, वो एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर करते हैं जनरली डेवलपर के साथ। डेवलपर कौन होता है, जो उस लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, और उसके बाद इसको और उसके बदले वो कुछ फ्लैट्स खुद रख लेगा, कुछ फ्लैट्स लैंड ओनर जिसके लैंड है उसको दे देगा कुछ फ्लैट्स। बीच बीच में किसी का चल रहा है, प्लीज म्यूट कर लो। इस केस में जनरल इस केस में जो लैंड ओनर है वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर करते हैं विद प्रमोटर, डेवलपर प्रमोटर कहते हैं उसको, और लैंड ओनर को लैंड ओनर प्रमोटर कहते हैं, लैंड ओनर कहते हैं। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। एक लैंड ओनर ने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर किया डेवलपर प्रमोटर के साथ 21 दिसंबर 2020 को। लैंड ओनर ने कहा ये मेरा लैंड है, इस पे आप कंस्ट्रक्शन कीजिए और आप मेरा लैंड यूज कीजिए, डेवलप कीजिए। उसके अंदर मैं रखूंगा, आप 100 फ्लैट्स बनाएंगे इसके अंदर। कमर्शियल एग्जांपल ले रहा हूँ। 70 फ्लैट्स लैंड ओनर रखेगा क्योंकि उसका लैंड है। 30 फ्लैट्स प्रमोटर रखेगा क्योंकि वो बना रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहा है इसके ऊपर, कंस्ट्रक्शन कर रहा है इसके ऊपर। इस केस में दोनों ने दूसरे को क्या सर्विस दी है, जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है, लैंड ओनर ने दिया उसको क्या नाम है, डेवलपमेंट राइट्स दिए हैं,
तो लैंड ओनर ने उसको डेवलपमेंट राइट की सर्विसेज दी हैं, ये माना जाता है, उसने लैंड पे डेवलपमेंट राइट की सर्विसेज दी हैं, और ये काफी डिस्प्यूट्स के थ्रू क्लियर है कि ये सर्विसेज हैं। तो अभी हम इस डिस्प्यूट पे नहीं जाएंगे कि डेवलपमेंट राइट इज सर्विसेज और नॉट, ये तो लैंड है। हम अभी टाइम ऑफ सप्लाई पे ही स्टिक रहेंगे। इस केस में डेवलपमेंट राइट्स दिए हैं लैंड ओनर ने, उसके बदले वो उससे 70 फ्लैट्स लेगा, ये मानी जाएगा। और जो डेवलपर है, प्रोमोटर है, वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देगा लैंड ओनर को, और उसके बदले वो 30 फ्लैट्स लेगा। ठीक है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तेरा पढ़ाई बाद में करती। एक सेकंड अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो इसने डेवलपमेंट राइट्स किस दिन दिए? लैंड ओनर ने 21 दिसंबर को एग्रीमेंट एंटर हुआ, तो उस दिन उसने डेवलपमेंट राइट्स दे दिए। अब कंप्लीशन कब हुई? मतलब डेवलपर प्रोमोटर ने बनाना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट हुई है 21 दिसंबर 21 को जाके, लेट्स से 1 ईयर के बाद। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इसके अंदर एक इनवॉइस रेस करेगा डेवलपर इनवॉइस रेस करेगा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 70 फ्लैट्स की वैल्यू का वो इनवॉइस रेस करेगा। 70 फ्लैट्स उसने उसको दिए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय डेवलपर प्रोमोटर। मेरी आवाज क्लियर है ना? मैं रिपीट करता हूँ एक बार, थोड़ी सी मेरे को बीच में डिस्टर्बेंस आ रही थी, इसमें इसलिए थोड़ा पॉज हो गया था। मैं अपनी आवाज अपना ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। इसमें डेवलपर जो है वो लैंड ओनर को इसका इनवॉइस रेस करेगा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने का, और जो लैंड ओनर है उसकी सर्विसेज क्या है? वो डेवलपमेंट राइट दे रहा है। इस केस में वैसे रिवर्स चार्ज है, डेवलपर को खुद ही इस पे भी रिवर्स चार्ज पे करना होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो अब सेकंड वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ, नोटिफिकेशन 3/2021, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो जून 2021 में आई थी। इसमें लिखा गया है कि पहले नीचे लैंग्वेज पढ़ते हैं, प्रमोटर डेवलपर हैज रिसीव्ड एडवांस, उसको लेकिन उसको रिसीव क्या हुआ है? फॉर सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को रिसीव इन एडवांस हुआ है, 30 फ्लैट्स उसको मिलेंगे। ठीक है, तो उसको उसको जो फ्लैट्स मिलेंगे वो फ्लैट्स अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं, और आपको पता है शेड्यूल 2 के अंदर अगर कोई फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने से पहले उस पर कोई भी अमाउंट अगर रिसीव होती है, कोई भी कंसिडरेशन रिसीव होती है, तो डेट इज लायबल टू जीएसटी। तो यहाँ पे डेवलपर इज लायबल टू जीएसटी। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा tax period not later than tax period in which commission certificate is received or the date of first occupation whichever is earlier। मतलब इससे पहले कभी भी आप टाइम ऑफ सप्लाई फॉल कर सकते हो। सप्लायर डेवलपर को जो इनवॉइस रेज करना है लैंड ओनर को फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, दैट इज हैज टू बी रेज्ड बिफोर दिस कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अब लेट्स से लैंड ओनर के पास वो 70 फ्लैट्स हैं, लैंड ओनर 70 फ्लैट्स में से भी कुछ फ्लैट्स सेल कर देता है, और वो सेल कर देता है कंप्लीशन से पहले, तो उस पर भी उसको जीएसटी डिस्चार्ज करना होगा। तो जो डेवलपर से उसको जीएसटी लगकर आएगा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ऊपर, उसका वो इनपुट क्लेम कर सकता है। तो वो जनरली इस केस में मार्केट प्रैक्टिस के अंदर लोग इस इनवॉइस को प्रीपोन करते हैं, लेट से वेट नहीं करते ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की, क्योंकि लैंड ओनर को भी इसका इनवॉइस पहले चाहिए ताकि वो इनपुट इसका क्लेम कर सके अपनी, जब वो इनवॉइस अपने रेस करेगा। तो इस केस में जनरली मार्केट प्रैक्टिस में ये होता था, और ये क्लैरिफाई कर दिया गया नोटिफिकेशन 3/2021 के अंदर भी कि डेवलपर कैन रेज इनवॉइस बिफोर issuance of completion certificate or occupancy certificate so as to enable landowner to claim ITC on the sale of flats before completion। और डेवलपर को जो डेवलपमेंट राइट्स रिसीव हुए हैं लैंड ओनर से, तो लैंड ओनर को इनवॉइस रेज करना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट राइट्स पे रिवर्स चार्ज है, तो उसमें डेवलपर को ही एक सेल्फ इनवॉइस रेज करना होता है और खुद ही उसका जीएसटी भी डिस्चार्ज करना होता है। उस केस के अंदर भी टाइम ऑफ सप्लाई होगा बिफोर इश्यूएंस ऑफ सीसी और ओसी। तो इसको भी जनरली डेवलपर प्रीपोन करता है, ताकि डेवलपर जब इनवॉइस रेज कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज में टू द लैंड ओनर, उसका भी वो जीएसटी क्लेम कर सके। आई होप ये केस थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, मैंने शॉर्ट में कवर किया टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। मैं एक बार, किसी ने मुझे लिख के भेजा कि थोड़ा सा मैं स्लोली इसको, शुभम जी ने कि थोड़ा इसको स्लोली करूं, मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ इस एग्जांपल को। एक लैंड ओनर है,
उसने डेवलपर प्रोमोटर के साथ एक एग्रीमेंट एंटर किया कि डेवलपर इस लैंड पे कंस्ट्रक्शन करेगा। डेवलपर प्रमोटर जो है वो बोलेगा कि मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, आप मेरे को डेवलपमेंट राइट्स दीजिए, लैंड ओनर को बोला, और मैं आपसे डेवलपमेंट राइट्स ले रहा हूँ, सर्विस रिसीव कर रहा हूँ, और इसके बदले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूंगा, उसमें से मैं बना तो मैं रहा हूँ, मेरा खर्चा है तो 30 फ्लैट्स मेरे होंगे। इन्होंने कंसिडरेशन आज डिसाइड कर लिया है, कंसिडरेशन आज डिसाइड कर लिया है। अभी ये फ्लैट्स बने नहीं है, कंसिडरेशन लेकिन आज डिसाइड हो गया। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ फ्लैट्स अगर डिसाइड हो गया है तो ये जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली अब इसके अंदर जो लैंड ओनर है उसके 70 फ्लैट्स मिलेंगे इन कंसिडरेशन फॉर गिविंग द डेवलपमेंट के लिए, तुम इसको डेवलपमेंट करो और मेरा लैंड रखो, लेकिन मुझको 70 फ्लैट्स देना। लेकिन जो 70 फ्लैट्स हैं ये भी बिफोर कंस्ट्रक्शन का डिटरमाइन हो गया उसका कंसिडरेशन। इस केस के अंदर जो लैंड ओनर को, जो डेवलपर को इनवॉइस रेस करना है लैंड ओनर को, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई उसकी क्या होगी, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी not later than tax period in which completion certificate is received or date on of first occupation whichever is earlier। उसको उससे पहले टाइम ऑफ सप्लाई फॉल कर जाएगा। जनरली इस केस के अंदर जो डेवलपर है वो ऑक्यूपेशन की वेट नहीं करते, वो पहले इसका इनवॉइस रेस कर देते हैं लैंड ओनर को, क्योंकि लैंड ओनर को भी इसका इनवॉइस चाहिए होता है इनपुट लेने के लिए, क्योंकि लैंड ओनर के भी जो भी नाम पे 70 फ्लैट्स हैं उसको वो भी सेल करनी है, और वो भी बिफोर कंस्ट्रक्शन सेल करनी है। उस केस के अंदर वो उसका इनपुट यूज कर पाता है। तो जनरली ये मार्केट प्रैक्टिस शुरू से ही चल रही थी, और इसको गवर्नमेंट ने दिस नोटिफिकेशन के थ्रू थोड़ा क्लेरिफाई भी कर दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं। और इसकी नोटिफिकेशन 3/2021 भी आई थी, जिसके लिए इनपुट भी इन्होंने इजीली अलाउड कर दिया है। आई होप आप समझ आई होगी मेरा ये एग्जांपल। एक बार चैट पे लिख दो यस, या किसी को अगर समझ आई है तो। टाइम ऑफ सप्लाई, सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई, इसकी वैल्यूएशन पे मैं नहीं किया हूँ, वैल्यूएशन में आज कवर नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने आप में 1 घंटे का टॉपिक है, वो हम फिर कभी डिटेल में कवर कर लेंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई समझ आ गया। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा डेवलपर के केस में, उसको कब तक इनवॉइस रेस करना है। यस लिख दो अगर समझ आया है तो किसी को। आशा जी ठीक है। ठीक है, तो हम कवर करेंगे एग्जांपल। अब हम कवर करेंगे एक टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ जॉब वर्क। अब जॉब वर्क तो अपने आप में कोई सप्लाई है नहीं, लेकिन इसको सेक्शन 143 ऑफ जीएसटी एक्ट ने इसको डीम्ड सप्लाई कर दिया है। इसको एक एग्जांपल से कवर करते हैं। लेट्स से शू मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने हाफ मेड शूज अपर पार्ट जॉब वर्कर को भेजा कि इसमें तो सोल फिट करके मुझे वापस भेज दियो। अब इसके लिए सेक्शन 143 है, वो ये कहता है कि इफ द इनपुट और कैपिटल गुड्स आर नाइदर रिसीव्ड बाय, इनपुट्स के लिए पहले बात करूंगा सिर्फ, इनपुट्स आर नाइदर रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल, जिसने सेंड करे थे मैन्युफैक्चरर ने, मेन प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने, within 1 year, that is specified time, that is within 1 year। आता या वेळेपर्यंत मी चांगली एक सेकंड, 7:30 प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए। वाटायला लागला अशी पण वाटायला लागली का। तो इस केस में एक सेकंड, इस केस में जो सेंडर ऑफ, जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है जिसने अपने गुड्स जॉब वर्क पे भेजे हैं, बीच में कोई एक बार होस्ट, एक बार कोई मेरे साथ को होस्ट कोई है, फोन केला ना मेडिकल वाल्याला, डॉक्टर गेले सुमित जी, हाँ ठीक। इस केस के अंदर सेक्शन 143 ये कहता है कि उसको विदिन, अगर टाइम लिमिट गुड्स वापस रिसीव नहीं हुए हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ये सप्लाई मान ली जाएगी, सबसे पहले तो ये सप्लाई मान ली जाएगी कि जैसे कि ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने उस जॉब वर्कर को सेल ही कर दिया हो, और इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन वो गुड्स ओरिजिनली भेजे गए थे, जिस दिन ये गुड्स ओरिजिनली भेजे गए थे, दैट विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मतलब 1 साल पहले, 13 महीने हुए हैं लेट से गुड्स भेजे हुए अपने जॉब वर्कर को, वापस नहीं आए हैं, तो जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है उसको इस पे जीएसटी भी पे करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर, और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 13 मंथ्स का एट द रेट ऑफ 18% पर एनम।
और इसके अंदर एक सर्कुलर भी है जिसमें ये क्लियर करा गया है कि इसका इनवॉइस रेस करना होगा जिस दिन वो 12 मंथ्स एक्सपायर होते हैं। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई पहले का है, विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इनवॉइस तो रेस करोगी ना जॉब वर्कर के नाम पे, वो तो जिस दिन करोगे जिस दिन आपका 12 मंथ्स एक्सपायर हो गए उस दिन आप एक इनवॉइस रेस करोगे टू द जॉब वर्कर। अब जॉब वर्कर से अगर आपको ये गुड्स वापस लेकर आने तो लेके कैसे आओगे? तो इसका बेस्ट तरीका है कि अगर आपसे बाय चांस रूटीन हैबिट नहीं होनी चाहिए, अगर बाय चांस आपसे मिस हो गया है तो आप जॉब वर्कर को इसका इनवॉइस रेस करोगे ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स। तो आप साइमल्टेनियसली जॉब वर्कर से बोलिए इसको विद इन दैट 13 मंथ ओनली वापस लेकर आइए, और जॉब वर्कर कैन गिव बैक दिस गुड्स टू यू नाउ एज अ सप्लाई ओनली, उसको भी इनवॉइस पे ही वापस भेजने पड़ेंगे आपको ये गुड्स। तो ये आपका जॉब वर्कर का इनपुट भी सेटअप हो जाएगा। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि दिस विल बिकम अ सप्लाई, और टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच द गुड्स वर एक्चुअली सेंड टू द जॉब वर्कर। और इस केस में जॉब वर्कर से गुड्स वापस आएंगे तो डेट विल आल्सो बी अ सप्लाई, और वो इनवॉइस पे ही आएंगे, अब वो चालान पे नहीं आ पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है इस चीज के अंदर, ठीक है। अब हम टाइम ऑफ सप्लाई का एक लास्ट सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 14, जो ये कहता है कि सेक्शन अगर आपका रेट चेंज हो रहा है, जैसे कि करंट नोटिफिकेशन अभी करंट 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर भी कुछ रेट चेंज हुए हैं, एक डेट फिक्स कर देते हैं कि इस डेट के बाद से नया रेट है। उस केस में अब जो गुड्स अभी अभी हमने इनवॉइस रेज कर दिया और अभी गुड्स नेक्स्ट डे पहुंचे, या फिर हमने इनवॉइस रेज कर दी पेमेंट बाद में आई, तो इसके अंदर जीएसटी का रेट कौन सा यूज होना चाहिए, पुराना की नया? तो उसको इस सेक्शन के थ्रू जिसने एक बार रीड कर लिया, वेरी सिंपली और बहुत सिंपल सेक्शन है, क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपको रेट कौन सा लगाना है, नया कि पुराना। इस केस के अंदर मैं एक एग्जांपल कवर करूंगा, मैं सीधा एग्जांपल से कवर करना चाहता हूँ इसको, मैं सीधा एग्जांपल से कवर करता हूँ। लेट्स से जुलाई में रेट है 12% और 1 अगस्त रेट हो चुका है 18%, होने वाला है या हो चुका है, हाँ भैया हम अगस्त में खड़े हो चुका है। तो सेक्शन 14A पे जाते हैं, अब हम ये ले रहे हैं, अब हम इसको यहाँ से कवर करते हैं। तो आपने सप्लाई कर दिया बिफोर रेट चेंज, मतलब आपने जुलाई में सर्विस गुड्स या सर्विस दे दी है, सप्लाई कर दिया है, ठीक है। और आपने इसका इनवॉइस रेज कब किया? आफ्टर रेट चेंज, मतलब आपने जुलाई में सर्विस दे दिया है और आपने अगस्त में इनवॉइस रेज किया है। जैसे आपने जुलाई, या हम इसके अंदर सीक्वेंस सेम नहीं है, थोड़ा सा सॉरी, इसके अंदर सीक्वेंस सेम नहीं है दोनों का, एग्जांपल्स का और ये एग्जांपल का। तो मैं लॉ के साथ साइमल्टेनियसली कवर करूंगा। पहले मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस, हाँ बिल्कुल सेकंड केस। यहाँ पे लिखा है कि आपका सप्लाई हो गया है जुलाई, मतलब रेट चेंज होने से पहले, आपने इनवॉइस कब कर दिया? जुलाई, रेट चेंज होने से पहले, और पेमेंट इसकी रिसीव कब हुई है? अगस्त में आफ्टर रेट चेंज। तो इसके अंदर एग्जांपल नंबर 2 है, आपने सप्लाई कब कर दिया? रेट चेंज होने से पहले, इनवॉइस कब रेज कर दिया? रेट चेंज होने से पहले, पेमेंट रिसीव कब हुई? रेट चेंज होने के बाद। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई इसमें होगा जहाँ पे दो चीजें फॉल करती हैं, हमें ऐसे देखना है, मोस्टली बड़ा इजी है इसको अगर देखा जाए ना, तो दो चीजें जहाँ फॉल करती है दैट विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। लेट्स से जैसे इनवॉइस भी इस केस में आपका सप्लाई भी रेट चेंज से पहले है, इनवॉइस भी आपने रेट चेंज से पहले, तो ऑटोमेटिकली इसमें ओल्ड रेट अप्लाई होना चाहिए, मतलब ऐसे आपको देखना है सिंपल। तो इस केस में आपका रेट, आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस। देखो यहाँ क्लियरली लिखा है सेकंड केस के अंदर, अगर आपका सप्लाई, तो डेट ऑफ इनवॉइस विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस इज 12 जुलाई, तो ऑटोमेटिकली ओल्ड रेट लग गया, हमने तो ये कवर करा, ठीक है। इस केस में ओल्ड रेट। अब हम कवर करते हैं फर्स्ट सप्लाई, बिफोर रेट चेंज, आफ्टर रेट चेंज, हाँ ठीक है। आपने सप्लाई कर दी बिफोर रेट चेंज, इनवॉइस आपने लेट से जुलाई में, आपने इनवॉइस रेस किया अगस्त में, और आपने पेमेंट भी रिसीव करी अगस्त में सप्लायर ने। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहाँ पे आपने सप्लाई करी जुलाई में, इनवॉइस रेस करी अगस्त में, पेमेंट भी रिसीव करी अगस्त में, दो चीजें बाद में है न्यू रेट के अंदर, तो न्यू रेट लगना चाहिए। और तो यहाँ पे रेट भी न्यू है, और टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या लिखी हुई है? सेक्शन के अंदर क्लियरली लिखी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सेक्शन में क्लियरली लिखी हुई है कि टाइम ऑफ सप्लाई विल बी दी अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट पेमेंट। इसके अंदर अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट पेमेंट, दैट इज 1 अगस्त 2021। ये भी क्लियरली कवर हो गया। तो साइमल्टेनियसली बाकी सारे केसेस आप समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट केस कवर करता हूँ सीधा यहाँ से। अगर आपकी सप्लाई 10 जुलाई को है और आपका इनवॉइस 1 अगस्त को है और पेमेंट 31 जुलाई को है, तो इसके अंदर ओल्ड रेट लगना चाहिए, क्योंकि दो चीजें पहले हो चुकी है, सप्लाई भी पहले दे चुकी है और आपका पेमेंट भी पहले आ चुकी है। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट, ये भी क्लियरली लिखा हुआ 31 जुलाई।
अब सेक्शन 14 बी इसके अंदर हमने ये अज्यूम किया है कि सप्लाई है जो वो न्यू रिजाइम में हुई है, मतलब इन अगस्त न्यू रेट चेंज होने के बाद आपने सप्लाई करी है। इस केस में हम एग्जांपल देखते हैं। पहला, आपने सप्लाई करी रेट चेंज होने के बाद अगस्त में, इनवॉइस आपने रेज कर दिया था पहले ही जुलाई में, पेमेंट आपकी आ गई थी जुलाई में ही, तो इसके अंदर आपका इनवॉइस भी पहले हो गया था और पेमेंट पहले आ गई थी, तो इसके अंदर लॉजिकली ओल्ड रेट लगना चाहिए, क्योंकि और सेक्शन में भी ये लिखा है क्योंकि दो चीजें पहले हुई थी, मैंने आपको जो बताया था। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो डेट ऑफ इनवॉइस इसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगले दो एग्जांपल्स हैं। आई होप ये वाला सेक्शन थोड़ा इजी था, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियरली लॉ में डिटरमाइन किया हुआ है और इस केस में भी कंफ्यूजन होती है। अब जैसे भी जब भी रेट चेंज होते हैं तो आप सेक्शन 14 खोलना है, क्लियरली सामने लिखा हुआ है और उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करना, आपको उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जीएसटी लगा देना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर कोई चैट लिख सके क्लियर हुआ तो यस ये करके। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई हमारा फिनिश होता है और एक बार हम वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट करने से पहले एक 2 मिनट्स का बीच में पॉज लेंगे, 2 मिनट्स का, only 2 minutes। ओके ओके सूरज जी, ओके ओके। तो लेट्स कंटिन्यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे आज का, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सिमिलर तरीके से कि लॉ क्या क्या कहता है, काफी सारी चीजें हम लोग को एक बार अगर बेयर एक्ट पढ़े ना तो काफी चीजें बेयर एक्ट से क्लियर हो जाती हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर टू रीड बेयर एक्ट एंड ऑफ कोर्स उसके रेलिवेंट जजमेंट्स और केसेस जो हम रीड करते हैं, कैनी ओपिनियंस और वो। तो बेयर एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, क्योंकि इफ यू रेफर समवेयर एल्स तो देयर मतलब मे बी सम मतलब, क्योंकि एनीवन ओपिनियन कैन वेरी, बट बेयर एक्ट तो हमेशा पढ़ना चाहिए अब ओपिनियन अपना अराइव करने के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के जीएसटी एक्ट में सिंगल सेक्शन है, सेक्शन 15, एक ही सेक्शन है, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए सिंगल सेक्शन इन जीएसटी लॉ, सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 कहता है कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। उसमें कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज योर ट्रांजेक्शन वैल्यू, जिस पे आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। ट्रांजेक्शन वैल्यू तब है, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू, सिंपल इतना लिखा है सेक्शन 15 के अंदर। 15
के अंदर जब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए। सेकंड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन का मतलब कि एक ठीक है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन का मतलब है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही हुई है सिर्फ ये, और उसके अलावा किसी भी तरीके से कंसिडरेशन फ्लो नहीं करा है फ्रॉम द रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस टू द सप्लायर, और कुछ भी नहीं दिया उसे पैसे के अलावा, मतलब मॉनेटरी, दैट इज ओनली मनी हैज फ्लोन फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द गुड्स और सर्विस टू द सप्लायर। इसके अंदर सेक्शन 15(2) में लिखा है कि इसमें ये इंक्लूड करना है, 15(3) में लिखा है ये एक्सक्लूड करना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो ये मैंने कंसिडरेशन बताई थी जो मनी में होनी चाहिए इस केस के लिए। अब इसमें इंक्लूजन क्या क्या है, इसके अंदर इंक्लूजन हैं, कोई और टैक्स है आपके जीएसटी के अलावा आपके गुड्स, उसको भी इंक्लूड करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग जीएसटी, तो उसको ऐड कर देना है, मतलब सप्लाई में उसको ऐड कर देना है इस वैल्यू को, ठीक है। और एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, लेट्स से कि हमने किसी को गुड सप्लाई करने हैं, उससे हम लोग अपने कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं, पैकिंग के लिए भी रिकवर कर रहे हैं, उससे लिए हम ट्रांसपोर्ट की भी लेट्स से हम रिकवर कर रहे हैं, हम ही सब प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए भी अप टू कस्टमर प्रीमाइसेस, और हम उसके ट्रांसपोर्टेशन भी रिकवर कर रहे हैं, तो वो भी एड बैक हो जाएगा आपका सप्लाई की वैल्यू के अंदर, ये ध्यान रखना है हम लोगों ने। फिर सब रिसीवर ने अगर पेमेंट लेट कर दिया बाद में, तो उस लेट पेमेंट के लिए हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं रिसीवर के ऊपर, तो सप्लायर को उस पर भी जीएसटी पे करना है, क्योंकि वो भी इंक्लूड है इस सेक्शन के अंदर, वैल्यू के अंदर वो भी इंक्लूडेड है। और सब्सिडीज अगर रिसीवर किसी और तरीके से सप्लायर को पे कर रहा है तो वो भी इंक्लूड करनी है वैल्यू के अंदर, या किसी से भी सब्सिडीज रिसीव होती है एक्सेप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर आपको ये सब्सिडीज गवर्नमेंट से रिसीव होती हैं उस केस में आपको जीएसटी पे नहीं करना है, अगर आपको ये सर्विस सब्सिडी गवर्नमेंट से रिसीव होती है। और एक्सक्लूड क्या करना है, आपको एक्सक्लूड करना है, इसमें एक ही चीज प्रिस्क्राइब है, डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट माइनस करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू। और इनवॉइस पे जैसे प्राइम एफएसए लिखा होता है कैश डिस्काउंट होता है या डिस्काउंट होता है, तो अब इनवॉइस पे जैसे 100 रुपीज का इनवॉइस है, लेट्स से डिस्काउंट 5 रुपीज का है, तो 100 माइनस 5 95 पर जीएसटी पे करने को एक्सक्लूडेड है इस सेक्शन के अंदर 15(2) के अंदर, 15(3) के अंदर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि डिस्काउंट ना, पहले मैं सिंपल एक एग्जांपल कवर करते हैं, फिर मैं उस डिस्काउंट पे आता हूँ। लेट्स से कि मिस्टर खान ने राकेश जी को गुड्स भेजे हैं 7 लाख रुपीस के, उसमें उसने रिकवर कराया अपने कस्टमर से पैकिंग के लिए 17,000, लोडिंग के लिए 28,000, एडिशनल पैकेजिंग चार्जेस 25,000, तो उसने टोटल रिकवर करा 770, उसने डिस्काउंट भी दिया टोटलिटी के ऊपर 5%, तो 770 टोटल वाले वैल्यू जो उसने चार्ज करी है ऐड बैक करनी है, क्योंकि आपके सेक्शन 15(2) में लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो भी आपने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिकवर करें दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द सप्लाई, तो उसको हमने ऐड किया है। और इसमें डिस्काउंट को रिड्यूस करना है 15(3) के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट इज नॉट पार्ट ऑफ द सप्लाई दैट इज मेड ड्यूली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, ये क्लियरली लिखा हुआ है वहां पे। इसके अलावा एक पॉइंट और कवर्ड है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, वो भी हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। मैं अब एक बार पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पे बात करता हूँ। यहाँ पे लिखा है आफ्टर द सप्लाई हैज, हमने बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई वाला डिस्काउंट कवर कर लिया। अब आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, सप्लायर ने गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर दी है, और ये जो डिस्काउंट है ये आपने जब ओरिजिनल सप्लाई करी थी, अब आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट सेकंड केस, आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, सप्लाई हो गई है, if such discount is established in terms of an agreement entered into or before the time of supply, मतलब आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला सप्लाई करने से पहले कि आज मैं तेरे को सप्लाई कर रहा हूँ 100 रुपीज की आइटम, अगर तूने साल में 1 करोड़ की सेल क्रॉस कर दी तो रिट्रोस्पेक्टिवली मैं तेरे को हर इनवॉइस पे डिस्काउंट दे दूंगा 1% का, तो वो हो गई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। और ये डिटरमाइन कब कर दिया आपने, बिफोर एंटरिंग इनटू मेन सप्लाई, आपने ये मेन सप्लाई एंटर करने से पहले एट्रीब्यूट कर दिया तो ही एक्सक्लूड होगी, कंडीशन है। मतलब ये नहीं कि अगर आपने पहले डिटरमाइन नहीं कर रखी बाद में साल के एंड में बोल रहे हो या 6 महीने बाद बोल रहे हो कि 10% डिस्काउंट तो को दिया जा, तो अगर वो डिटरमाइन पहले नहीं करी हुई तो वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप। उसके अगेंस्ट आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करना है, जिसपे जीएसटी का इम्पैक्ट आप नहीं, अपना लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ कैसे। इसके अंदर आपकी कंडीशन है कि आप उसमें आप बिल्कुल आप वैल्यू को रिड्यूस कर लीजिए, और इसका इनपुट टैक्स आपके रिसीवर को भी अपना इनपुट टैक्स उतने से कम करना पड़ेगा। इसका मतलब सप्लायर और सर्विस है, उसने आज सप्लाई कर दिया गुड्स का, एक सेकेंड, और सप्लायर और सर्विस या गुड्स ने सप्लाई कर दिया अपने रिसीवर को, और
अब इन्होंने पहले डेट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया कि जब आप एक टारगेट अचीव करोगे ना, आपको डिस्काउंट मिलेगा 1% एक्स्ट्रा। तो जो सप्लायर और सर्विस है उसको इस केस में क्रेडिट नोट इशू करना होता है। क्रेडिट नोट यूज करके वो अपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि और एक्सक्लूजन में भी है, इसमें आप लायबिलिटी रिड्यूस कर भी सकते हो क्योंकि ये सेक्शन 15(3) में एक्सक्लूडेड भी है, प्रोवाइडेड वो उन्होंने टर्म्स पहले एंटर करे हुए थे। ये आपको प्रूफ करना पड़ता है। इवन अभी मैंने कुछ जीएसटी ऑडिट्स कराई है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने मेरे डिस्काउंट्स को बहुत थॉरोली चेक किया है और उन्होंने मेरे प्री एंटर्ड एग्रीमेंट्स भी चेक करे हैं विद दी डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हमें ध्यान रखना है, मैं इस टाइम काफी ऑडिट्स, आई हैव फेस्ड मेनी ऑडिट्स फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट इन लास्ट 2 years, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। तो अगर डिटरमाइन नहीं है तो आप अपना लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। और डिस्काउंट आपको लिंक करना है अपने क्रेडिट अपने ओरिजिनल इनवॉइस के साथ भी, अपने क्रेडिट नोट के अंदर उसको लिंक करना होगा कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट में डिस्काउंट दे रहा हूँ सप्लायर को, और आपका जो रिसीवर है जिसको आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो उसको भी अपना इनपुट उतने रुपए से रिड्यूस करना पड़ेगा। ये कंडीशन है इसकी। ये हमने ये भी कवर कर लिया। अब यहाँ पे जो कंडीशन थी, हमने देखा था कि ये जो सेक्शन है सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब सप्लायर रिसीवर रिलेटेड नहीं है या फिर प्राइस फुल कंसिडरेशन है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो फिर हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? उस केस में वी कैन डिटरमाइन वैल्यू एज पर सेक्शन 15(4) एंड 15(5), दैट इज मतलब एज पर रूल्स। इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट रूल्स नोटिफाई करेगी उस केस में जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई करे हुए हैं और रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है इसके। रूल 27, ये पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई हमारी कंसिडरेशन में हुलियन मनी नहीं है, मतलब कंसिडरेशन में हम और कुछ भी दे रहे हैं सप्लायर को, रिसीवर और कुछ भी दे रहा है, तो सप्लायर सिर्फ उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी पे नहीं कर सकता क्योंकि दैट इज नॉट द वैल्यू। 15 सेक्शन 15(2)(1) से बाहर हो गए हो और आप सीधा रूल 15(4) में आए हो। 15(4) कहता है कि एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब किया गया है रूल 27। रूल 27 क्या कहता है? अगर आपकी सप्लाई होली इन मनी नहीं है तो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा ओपन मार्केट वैल्यू। एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर राजू ने अपनी एक बाइक सेल करी 30,000 रुपीज में और उसके बदले पर्सन से 30,000 भी लिए और उससे एक ओल्ड बाइक भी ले ली। अब ये जो बाइक है इसकी ओपन मार्केट वैल्यू 42,000 है, अवेलेबल है। जो उसकी बाइक की ओपन मार्केट वैल्यू है यहाँ पे कवर हो गया वो, और उसकी वो सप्लाई वैल्यू 42,000 रुपीज ही हो जाएगी जो खोलना। अगर लेट से उसकी बाइक की एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सॉरी, इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी? सप्लाई की। उस केस में सप्लाई की वैल्यू होगी जो कंसिडरेशन आपको पैसे मिला है और जो आपका कंसिडरेशन पैसे में नहीं मिला है, मतलब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी को ऐड कर देना है। लेट से आपने किसी को बाइक सेल करी 30,000 रुपीज में, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन आपने जो उससे ओल्ड बाइक ली है वो 20,000 की है, तो आपने 30,000 रुपीज तो उससे कैश में लिए हैं और उससे जो ओल्ड बाइक ली है वो 20,000 रुपीज के, दोनों को ऐड करना है इसके अकॉर्डिंग। कंसिडरेशन इन मनी एंड नॉट इन मनी, बाइक इज नॉट इन मनी। दोनों से भी नहीं निकल पा रही, ना ओपन मार्केट वैल्यूएबल है ना ये कंसिडरेशन समझ आ रही है कि अलग से जो आई है उसको। फिर जो सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स या सर्विसेज मार्केट में सप्लाई होती हैं उसकी वैल्यू क्या है, वहां से आप ले लो, ठीक है? तो उस केस में आप वो ले लोगे। ये केस नंबर 3 वहां कवर हो जाएगा। और केस नंबर 4, अगर आप इनमें से कुछ भी आपको नहीं मिल पा रहा तो आप रूल 30 या 31 में जाइए। अब रूल 30 या 31 क्या है वो मैं अभी कवर कर रहा हूँ क्योंकि वो हर जगह एप्लीकेबल है। मतलब आप इन तीनों के तरीके से भी नहीं निकाल पा रहे वैल्यू ऑफ सप्लाई को, तो अब रूल 30 या 31 में जाइए। तो रूल 30-31 पहले कवर कर लेते हैं एक बार, वो फिर मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। दिस आर ऑल्सो वेरी रेलेवेंट। इसमें लिखा है कि अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिटरमाइन नहीं हो पा रही है बाय एनी प्रीसीडिंग रूल्स, तो वैल्यू मानी आएगी जो आपकी कॉस्ट है। मतलब सप्लायर जिसने सप्लाई करा था अपनी बाइक को लेट से, तो उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन में कितनी आई थी, अगर आपने खुद बनाई थी तो उसका 110% कर लो, दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपके पास अगर आपने नहीं मैन्युफैक्चर किया था तो आपने इसको परचेज किया होगा,
तो जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया था उसको 110% से मल्टीप्लाई कर लो, 110% से, तो डेट विल बिकम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके सिमिलर तरीके से मैंने इसका एक नीचे एग्जांपल कवर कर दिया इसका। और अगर इससे भी नहीं निकल पा रही, आपके पास कॉस्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या, रूल 31, ये इसका मैं शॉर्ट में बताऊं तो दिस इज नथिंग बट बेस्ट जजमेंट। रीजनेबल मींस यूज करो और वैल्यू निकालो। रेसिडुअल मेथड है ये वैल्यूएशन का, कि लेट्स से आप कह रहे हो कि कॉस्ट अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो कॉस्ट को डिटरमाइन करो ना कि आपके मैन आवर्स कितने लगे उसको बनाने में, उसके अंदर रेसिडुअल मेथड से जाओ, मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी मीन से निकालो वैल्यू को, उसको कहते हैं रूल 31। अगर हम नहीं निकाल पा रहे तो डिपार्टमेंट भी जनरली कैन यूज दिस रूल बेस्ट जजमेंट का, एंड दे कैन डिटरमाइन द वैल्यू इफ वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हमने इसके अंदर एग्जांपल नंबर 4 कवर किया है। इसके अंदर हाँ, रूल 30 के अकॉर्डिंग अगर मान लो कि मेरे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जो लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला केस था वो क्वेश्चन नंबर 4 में कवर किया हम लोगों ने। अब हम कवर करेंगे रूल 27 हम लोगों ने कवर कर लिया, वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। अब हम कवर करेंगे जब जो सप्लायर और रिसीवर है दोनों रिलेटेड हैं या फिर डिस्टिंक्ट पर्संस हैं, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सेक्शन 15 में ये भी कवर नहीं होता क्योंकि रिलेटेड वहां पे कवर्ड नहीं है। उस केस के अंदर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है दैट विल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, सीधा लिखा हुआ है। या फिर अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सिमिलर का गुड्स क्वालिटी की जो वैल्यू है मार्केट में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर वो भी नहीं तो फिर वापस रूल 30 और 31 में जाओ। रूल 30 क्या था, 110% ऑफ द कॉस्ट, और 31 क्या था, बेस्ट जजमेंट। अगर यहाँ से नहीं निकल पा रहा तो वहां चले जाओ। अब इसमें ना एक एक्सेप्शन, एक प्रोविजो है जो ये कहता है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्संस हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, सेम पैन नंबर पे डिफरेंट जीएसटी नंबर्स हैं। देखो इसकी हमें हैबिट तो सेल टैक्स के टाइम पे थी, तब फॉर्म एफ होते थे एक, तो हम उससे सेल टैक्स पे करने से बचाते थे सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर। तो और सर्विसेज में ऐसा कंसेप्ट एप्लीकेबल था नहीं। अब इसमें जो शेड्यूल 1 आया है इसमें क्लियरली लिख दिया है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, सेम पैन नंबर पे डिफरेंट जीएसटी नंबर है, तो वो सप्लाई टैक्सेबल हो गई है। ये तो क्लियर है कि वो सप्लाई मानी जाएगी है। अब इस केस के अंदर अगर डिस्टिंक्ट पर्संस हैं, इसमें प्रोविजो लिखा है रूल 28 के अंदर, उस केस में वैल्यूएशन आप जो आपने इनवॉइस में डिक्लेयर कर दी, that will considered be the value of that will be considered as an open market value, वही वैल्यू मानी जाएगी। इसको हम ज्यादा डिस्प्यूट नहीं करेंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन that you the distinct person that the receiver of the goods or services eligible to claim full ITC। अगर वो एलिजिबल है फुल आईटीसी लेने के लिए तो इसमें जो भी वैल्यू आप डिस्क्लोज करोगे इनवॉइस के अंदर उसको हम ठीक मान लेंगे। इसमें करेक्ट में बस इतना लिखा हुआ है रूल 28 के अंदर। रिलेटेड पर्सन जीएसटी के एक्सप्लेनेशन है उसमें डिफाइंड है, एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 15 होगा मे बी, या फिर ये रूल के अंदर कब होगा। तो ये जीएसटी एक्ट में क्लियरली डिफाइंड है कि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन जिसमें ये लिखा है कि अगर एक बिजनेस लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड है। और इसके अंदर भी मैं एक चीज कवर करता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। जनरली जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मान लो लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेट नहीं है, जनरली बहुत कॉमन है ये गुड़गांव में या किसी भी कॉर्पोरेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेस में खाना प्रोवाइड करता है कैंटीन के अंदर, और वो डिस्काउंटेड प्राइस पर होता है। तो लेट्स से एम्प्लॉयर ने फूड वाले को कैंटीन वाले को पे किए 50 रुपीज 100 रुपीज पर प्लेट, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं सिर्फ 20 रुपीज पर प्लेट, 80 रुपीज की सब्सिडी दे दी उसने। इस केस में ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दी जो कि एग्जाम नहीं है, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को सर्विस एग्जाम नहीं है, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को एग्जाम है, क्योंकि वो माना जाता है कि वो आपका सैलरी है, वो आपकी काम है। लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये जो सर्विस दिया है फूड की, इसके अंदर उसको 20 रुपीज पे जीएसटी पे नहीं करना जो उसने रिकवर करे हैं, रेदर उसको पूरे 100 रुपीज पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में रिलेटेड पर्सन है। रिलेटेड पर्सन में ओपन मार्केट वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको, यहाँ लिखा है ना। इस केस में आप सेक्शन 15 में नहीं जा सकते, ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट योर वैल्यू। इस केस में आपको रूल 28 पे जाना है, क्योंकि आप रिलेटेड पर्सन हो, रिलेटेड पर्सन में ओपन मार्केट वैल्यू देखनी है, तो ओपन मार्केट वैल्यू विल बिकम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। 100 रुपीज पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और देयर अंडर कॉमन कंट्रोल मैनेजमेंट उन कंपनीज को भी रिलेटेड पार्टी कहते हैं। हमने ये रूल 28 कवर कर लिया। रूल 29, सप्लायर ने गुड्स सेल करें थ्रू एन एजेंट, तो जो सप्लायर ने एजेंट के थ्रू गुड्स सेल सोल्ड करे हैं और एजेंट ने फर्दर सेल करें, तो सप्लायर ने पहले एजेंट को भेजे, एजेंट ने फर्दर सेल करें, तो इसके अंदर जो एजेंट ने फर्दर सेल करा उस जिस वैल्यू पे, उसकी 90% मान ली जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम द सप्लायर टू द एजेंट। इस केस में उसको उतनी वैल्यू से
इनवॉइस बनाना चाहिए, और अगर नहीं बना पा रहा तो उसको रूल नंबर 3031 में जाना है और उस केस में जनरल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो बना ले। 3031 हम कवर कर चुके हैं, तो हमने यहाँ तक बेसिक रूल्स कवर करे हैं सारे के सारे रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जो रूल 31A है ये भी इंसर्ट हुआ था फ्रॉम डेटेड 23 ऑफ जनवरी को। इसके अंदर जो लॉटरी है, गैम्बलिंग है, इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई रहता है डिस्प्यूटेबल कि कमीशन का अमाउंट सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई है या क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जो लॉटरीज हैं उसकी जो फेस वैल्यू है या जो प्राइस गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी दैट विल बी ट्रीटेड एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। लेट्स से कि फेस वैल्यू आपकी टिकट की है 100 रुपीज, लॉटरी खरीदी 100 रुपीज की आपने, तो 100 रुपीज ही मानेगा कि ये पूरी की पूरी मतलब टोटलिटी में टोटल, जैसे आपने हॉर्स रेसिंग में आपने अमाउंट लगाई 1 लाख रुपीज, तो ये टोटलिटी में 1 लाख रुपीज ही वैल्यू ऑफ सप्लाई है फ्रॉम बाय द क्लब। तो ये मानिएगी कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो उस केस में उसको रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं ये लोग 100 अपॉन 128 इंटू फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, उसको उतनी अमाउंट मानी जाएगी उसकी बेस वैल्यू और फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग जीएसटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल से भी कवर किया है। अगर फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट 5000 रुपीज है और गवर्नमेंट ने 4500 नोटिफाई किया अपने गैजेट के अंदर, तो विच एवर इज हायर, इस केस के अंदर जो फेस वैल्यू लॉटरी टिकट है 5000 रुपीज से मानेगा कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और इस पे मोस्टली 28% रेट होता है, तो 5000 अपॉन 128 इंटू 100 3906 रुपीज आएगी। एक सेकंड, ये आ रही है ना 3906 रुपीज आएगी, तो ये बनी आएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिमिलरली अगर आपने हॉर्स रेसिंग में अमाउंट लगाई है तो द ग्रॉस अमाउंट जो है दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर रूल 32 है, रूल 32 सप्लायर ऑफ सर्विसेज को या गुड्स को, सप्लायर को कुछ ऑप्शन देता है कि अगर आपको आप चाहें तो इस वैल्यू पे भी जीएसटी पे कर सकते हैं। डिटरमाइन करने के लिए उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं रूल 32 एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। ये क्या क्या है इसके अंदर, जो वो होते हैं करेंसी एक्सचेंजर, जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, उसके अंदर लेट्स से कि मैं डॉलर रुपीज लेके गया और बोला डॉलर परचेस करने हैं, उस केस में वैल्यू सप्लाई क्या होगा, टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी इनटू बाइंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट। तो लेट्स से उसने मुझे कुछ डॉलर्स में अमाउंट दी, उसके अंदर जो उसका डिफरेंस है बाइंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट का, वो मान जाएगा उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे उसने मेरे को $100 दिए हैं, तो $100 पे उस मेरे बाइंग रेट और उस मतलब और आरबीआई के रेट में 1 रुपीज का डिफरेंस, 100 into 1 दैट 1 रुपीज विल बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं तो क्या करेगा सप्लायर, उस केस के अंदर जो मनी एक्सचेंजर है उस केस के अंदर ही कैन चार्ज he can the value for that he can choose the value to be 1% of the gross amount of INR received or provided to the person। अगर मैं डॉलर खरीदने गया हूं तो मैं उसको INR प्रोवाइड करूंगा, अगर मैं बेचने गया तो उसको रिसीव करूंगा। उस केस में टोटल वैल्यू जितनी भी रुपीस में ट्रांजेक्शन हुई है INR के अंदर उसको उसका 1% उसको पे करना है। और अगर दोनों करेंसी INR में नहीं है तो उनको दोनों को कन्वर्ट करो INR में, दोनों में से लोवेस्ट है उसका 1%, दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके अंदर अगर जो करेंसी एक्सचेंज है अप टू 1, इसके अंदर ये भी ऑप्शन है वो यहाँ पे भी आ सकता है, अगर करेंसी एक्सचेंज लेस देन इक्वल टू 1 लाख है तो 1% तो है ही है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 250 रुपीज। अगर करेंसी एक्सचेंज 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से नीचे है, उस केस में फिक्स उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 1000 रुपीज प्लस 0.5% ऑफ द अमाउंट ओवर एंड अबव रुपीज 1 लाख। अगर अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो 5500 बेस वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस 0.1% of the gross amount exchange इसके over and above 10 लाख रुपीस। सिंपल, मैंने यहाँ एग्जांपल से कवर किया है। ये एग्जांपल सिंपल है इसलिए मैं यहाँ पे इसको कवर नहीं कर रहा। ये मतलब सिर्फ आप रूल देखेंगे और आप अपने क्लाइंट्स पे इसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स पे यहाँ से देख के। और जो एयर ट्रेवल एजेंट होते हैं इन केस में वैल्यू सप्लाई क्या होगी, इस केस में वैल्यू इनको ईज करने के लिए बड़ा सिंपल है। अब जो एजेंट है दे कैन नॉट कीप ऑल द ट्रैक और रिकॉर्ड्स की उन्होंने किस टिकट्स को कितने बुक करवाया था और कितने में उसको सेल किया, ये बल्क में बुक करा लेते हैं, डिफरेंट प्राइसेस पे सेल भी होती है इनकी टिकट्स। इस केस में ईज करने के लिए
इनको ऑप्शन दिया गया है कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर आपने डोमेस्टिक बुकिंग करी है विद इन इंडिया, तो जो बेस फेयर है उसका 5% विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेस फेयर होता है प्लस उसमें और भी चार्जेस होते हैं, एयरपोर्ट चार्जेस, वो सब ऐड नहीं करने, तो बेस फेयर का 5% एयरलाइन कंपनी जो एजेंट है, जो बेस फेयर हमसे चार्ज कर रही है, जो एयरलाइन कंपनी से चार्ज कर रही है, तो बेस फेयर उसका 5% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर इंटरनेशनल बुकिंग है तो 10% ऑफ द बेस फेयर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर जो आजकल एक प्लान आता है ना जो पूरा रिस्क कवर के लिए होता है, आपको वापस कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आप पूरा रिस्क कवर है, अगर आपका कुछ अनहैपनिंग, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो आपको पूरी अमाउंट मिल जाती है आपकी फैमिली मेंबर्स को, या आपको कोई एक्सीडेंट में मिल जाती है। जो प्योर रिस्क कवर है तो वहाँ पे जो पूरी अमाउंट प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी ने रिसीव किया है वो पूरी अमाउंट विल बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसको उस अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर मिक्सचर है, इन्वेस्टमेंट भी है और इसमें रिस्क कवर भी है, तो जो ग्रॉस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी ने चार्ज किया उसमें उसको जो प्रीमियम उसने इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ज किया उसको माइनस करते डिफरेंस अमाउंट पे जीएसटी पे करते हैं, बिकॉज दैट इज फॉर द रिस्क कवर, दैट इज अ सर्विस, you are providing a risk cover for the receiver of the service. ठीक है, हमारे पास अभी 15 मिनट्स और हैं, इसको 10-15 मिनट्स में पूरा कवर करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली नीचे इनके लिए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी तो 10% ऑफ द प्रीमियम चार्ज, और बाकी को केसेस बचते हैं अगर तो 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज इन फर्स्ट ईयर, और बाकी नेक्स्ट ईयर के जो प्रीमियम चार्ज करती है इंश्योरेंस कंपनी उसको 12.5%। तो ये भी क्लियरली डिफाइंड है फॉर द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अगर ये सबसे मोस्टली यूज्ड है सेक्शन 32 सब रूल, रूल 32 सब रूल 5 इन केस ऑफ ऑडिट्स। जब भी आप कोई ऑडिट कर रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट यूज सेक्शन रूल है ये। जैसे कि जनरली कार डीलर्स होते हैं, वो सेकंड हैंड कार्स में बहुत में डील करते हैं, लाइक कार्स 24, ये सब लोग ये सेकंड हैंड कार्स जब परचेज करते हैं, और अगर वो कार किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से या रजिस्टर्ड से भी है, और अगर उस कार पे आप इनपुट क्लेम नहीं करते, तो आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेस कर रहे हैं, उस पे माइनर प्रोसेसिंग भी करते हैं, उसका नेचर थोड़ा सा माइनर प्रोसेसिंग, मतलब ये नहीं कि रॉ मटेरियल खरीदा और फिनिश गुड्स बना के बेच दिया, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, माइनर प्रोसेसिंग करनी है, और जो गुड्स का नेचर चेंज नहीं करती, उस आपने इनपुट भी नहीं ले रखा, तो उस कंडीशन में टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी? आपका प्रॉफिट एलिमेंट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बिकम द टैक्सेबल वैल्यू। तो इस केस के अंदर अगर आपने सेकंड हैंड कार परचेज करिए 5 लाख रुपीज में, उसको सेल किया 6 लाख रुपीज में, तो डिफरेंस 1 लाख रुपीज है, उस पे आपको जीएसटी पे करना है। इस पे एक्सेप्शन में बीच में याद आया तो कवर करना चाह रहा हूँ। जनरली ये सेकंड हैंड गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, लेट्स से आप सेकंड हैंड टीवी में सेल परचेस करते हो तो वहां पे भी ये एप्लीकेबल है, आप सेकंड हैंड टेबल चेयर में डील करते हो तो वहां पे भी ये एप्लीकेबल है, प्रॉफिट एलिमेंट पे जीएसटी पे करना है। और ये जनरली हम लोग मिस कर देते हैं ऑडिट्स के दौरान, हम इस पे जीएसटी पूरी वैल्यू पे ना पे कर दें, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ डिफरेंस अमाउंट पे करना है। और मोस्टली अब इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन भी है, ये तो हो गया जिनके लिए ये ट्रेडिंग गुड्स है। अब कुछ कंपनीज जिस कार के लिए, सिर्फ स्पेसिफिकली कार के लिए, किसी कंपनी के पास अपनी कार है और उसके लिए वो गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स है, वो उसके लिए ट्रेडिंग गुड्स नहीं है, कैपिटल गुड्स है, उसमें उसने इनपुट लिया नहीं होता कंपनी ने, तो उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन 8/2018 है जो कि 25 जनवरी को आई थी 2018 के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपने कार पे इनपुट नहीं लिया हुआ और आप उस कार को सेल करते हो, उस केस के अंदर भी आपकी जो बुक की वैल्यू है उसकी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो आपने सेल करा है उसमें जो डिफरेंस अमाउंट है सिर्फ उस अमाउंट पे जीएसटी पे करना है, पूरी कार की वैल्यू पे जीएसटी पे नहीं करना है। इसमें 2 तरह की गलतियां मैंने देखी, नोट करी ऑडिट के दौरान, या तो लोग पूरी वैल्यू पे कर देते हैं, या लोग बिल्कुल पे ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये तो हमने इनपुट लिया ही नहीं था, इसमें हम जीएसटी को पे करें। हाँ ठीक है, कार पे जीएसटी अलाउड, इनपुट अलाउड नहीं है सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर, क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है, लेकिन इस पे इसकी सेल करने पे जीएसटी एप्लीकेबल है, और बिल्कुल है, क्योंकि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स भी जीएसटी के अंदर। अब एनी बिजनेस एसेट व्हिच इज सोल्ड इट्स लायबल टू जीएसटी, इस केस के अंदर इट इज लायबल टू जीएसटी, लेकिन उसको टैक्सेबल वैल्यू निकालने का गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 8 के अंदर तरीका दिया है कि सेलिंग प्राइस माइनस उसकी बुक वैल्यू, डिफरेंस अमाउंट पे आपको जीएसटी पे करना है।
तो ये आपको ध्यान रखना है ऑडिट्स करते हुए। और ये आप इवन आपके जीएसटी ऑफिसर्स इसके लेके अवेयर है और वो इस टॉपिक को बीच में चेक करते हैं। डिफरेंट मैंने ऑडिट्स में ये नोट किया है। फिर अगर आपने कोई रिडीमेबल कूपन वाउचर इशू किया है, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? अगर वाउचर आपका कूपन रिडीमेबल है और उसके बदले उस रिसीवर को गुड्स मिलेंगे, तो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी द वैल्यू ऑफ गुड्स जो उसको मिलेंगे वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, या वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो उसको मिलेंगे, सर्विसेज केस में मनी वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो होंगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी इस केस के अंदर। अब इसमें गवर्नमेंट ने रूल 32(7) में वो भी लिखा है कि हम इसके अलावा कुछ सर्विसेज नोटिफाई करेंगे जिसके अंदर हम वैल्यू को डीम करेंगे निल है जब आईटीसी अवेलेबल है। अब इसमें लिखा था वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एज बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 25। अभी हमने कवर किया था थोड़ी देर पहले, डिस्टिंक्ट पर्सन में जीएसटी लगता है, आपको याद होगा, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का पार्ट है वो। टाइम ऑफ सप्लाई भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका, कि अपने एमओयू के अकॉर्डिंग आप हर क्वार्टरली इनवॉइस रेज करोगे और रिसिपिएंट उसका इनपुट भी लेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट अब इनपुट एज क्रेडिट अवेलेबल है अगर अदर देन, तो उस केस में वैल्यू निल है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने आज तक नोटिफाई नहीं किया है, तो अभी इसलिए उसका इनवॉइस बनता है, वैल्यू भी जाती है। अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करे तो ये जीएसटी से हट जाएगा और उसकी वैल्यू निल हो जाएगी। अभी फिलहाल उस पर जीएसटी है। अब हम डिस्कस करेंगे रूल 33 की सर्विसेज की केसेस में प्योर एजेंट के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा। अब प्योर एजेंट होता क्या है कि आपने किसी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, उसके बिहाफ किसी से लेके उसके लिए आपने उसकी हेल्प कर दी बस सर्विस लेने में, या उसका कोई आपने टैक्स पेमेंट करने में हेल्प कर दी। आपके पर्सन उसके लिए नहीं था सप्लायर के, ना ही आपने इसमें कोई टाइटल लेना है, कोई गुड्स का टाइटल नहीं लेना। इस केस में ये प्योर एजेंट बन जाता है। और प्योर एजेंट के अंदर आपने थर्ड पार्टी के बिहाफ पे पेमेंट करी होती है, आपने इनवॉइस में इसको अलग से स्पेसिफाई भी करना है, और जो सप्लायर और रिसीवर है ये सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे सप्लायर उसके एडिशन में है। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ कि सप्लायर ने रिसीवर को सर्विसेज दी, ऑडिट सर्विसेज। अब रिसीवर ने बोला कि मेरे अकाउंट में आज अमाउंट पैसे नहीं है, तो आप इसके अंदर क्या कीजिए 1 लाख रुपीज मेरे इनकम टैक्स पे कर दिया, सप्लायर ने पे भी कर दिया, लेट्स सीए ने पे भी कर दिया। तो जो ये 1 लाख रुपीज इनकम टैक्स पे किया ये प्योर एजेंट है, मतलब इसके अंदर उसने कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया है, तो ये इसको रिकवर कर रहे हैं 1 लाख रुपीज। तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में कवर नहीं होगा। इसमें मैंने ऊपर क्लियरली लिखा था एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इंकर्ड बाय अ सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पे जीएसटी पे नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो इसलिए हम इस जो इनकम टैक्स की अमाउंट है इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में कवर नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई से। और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेना चाहिए गुड्स के अंदर, अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट करें तो जो जीएसटी पे करने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए जो रेट लेना चाहिए, जो कस्टम नोटिफाई करता है, हर 15 डेज में चेंज होता है ये रेट, जो भी रेट नोटिफाई करता है दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और सर्विसेज के लिए जो गैप के अकॉर्डिंग है, जनरली इसके अंदर हम लोग आरबीआई रेट लेते हैं सर्विसेज के लिए। और अगर कोई वैल्यू रिसीव हुई है और वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके जीएसटी निकालना है। और जनरली माना जाएगा अगर आपके पास क्रॉस वैल्यू रिसीव हुई है तो दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सो मैंने अपनी यहाँ वीडियो खत्म करी। आई होप आई वाज एबल टू कन्वे माय मैसेज क्लियरली। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो प्लीज। क्या नाम है, सुमित जी? यस सूरज भाई। हाँ जी। तो ये हम लोगों ने पीपीटी यहाँ पे अपनी कवर कर ली है पूरी, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई का यस यस वेरी नाइस। यस सूरज भाई, very nice deliberation you have covered. They can ask by write down in the chat box. ठीक है। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन आया मेरे पास। फॉर सेकंड हैंड गुड्स नोटिफिकेशन इज ओनली फॉर व्हीकल्स एंड नथिंग एल्स, सो इफ एन ओल्ड मशीन इज सोल्ड देन नॉर्मल जीएसटी रेट विल अप्लाई और अ ट्रांजैक्शन वैल्यू और 18.5। सी अगर आपके पास आप मशीन आपके लिए कैपिटल गुड्स है तो आपको मशीन के ऊपर पूरी वैल्यू पे जीएसटी पे करना है, बिल्कुल। उसके लिए ये सेकंड हैंड गुड्स वाला एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल है या तो आपने इनपुट ना ले रखा हो, या फिर
आपके वो ट्रेडिंग गुड्स हो और वो ट्रेडिंग गुड्स हो, ये क्लियरली लिखा है इसमें, वो ट्रेडिंग गुड्स हो। और बाकी जो आपके कैपिटल गुड्स हैं, अगर आपने उसकी सेल करी है, उसके लिए सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 है, तो ये कहता है कि आपको जीएसटी पे करना है। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। In case of supply of capital goods or plant and machinery on which input tax credit has been taken, the registered person shall pay an amount equal to input tax credit taken on said capital goods reduced by, जनरली इसके अंदर लॉ के अकॉर्डिंग इसके अंदर 5% पर क्वार्टर आपको रिड्यूस करना है, मिनिमम उतना जीएसटी तो पे करना ही है आप। इसकी 60 मंथ्स आप समझ लो लाइफ मानी हुई है, ऐसे आप देख सकते हैं, या आप 5 इयर्स देख सकते हैं। तो 5 इयर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो मिनिमम उतना टैक्स पे करना ही पड़ेगा। जो रूल 32(5) है, वो कैपिटल गुड्स के लिए अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ गुड्स के लिए अप्लाई होगा। Right, sir. Asha ji, you have any query? Or any other, किसी और की कोई query है, you can unmute yourself. No, Sumit ji, I don't have any further Okay. queries. Just wanted to clarify that point. Okay. तो यहाँ तो बिल्कुल समझ आ गया, या कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ बीच का रास्ता है, कुछ क्वेरी तो होनी चाहिए। बाकी सब तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपने वंडरफुली कवर किया सारी चीजें। आई रियली अप्रिशिएट कि प्रॉपर वे में सभी को क्लियर हुआ है। फिर भी किसी का कोई अगर डाउट है, आई स्टिल ओपन द हाउस टू आस्क एनी क्वेरी। ये आशा जी ने एक क्वेरी भेजी, आई थिंक आपने आंसर कर दिया। यस सर। ओके, ठीक है। Any, Yes, Sumit ji, that has been Okay. answered. any Suraj ji, any other point you want to add on before मैंने closing the session? ड्यूरिंग द सेशन ही जो भी इसके Okay. लेटेस्ट थे, वो मैंने कोशिश करी कवर करूँ। प्रैक्टिकल जो हम फेस करते हैं ड्यूरिंग ये डिपार्टमेंट, दे आर आल्सो अवेयर ऑफ द लॉ नाउअडेज, अच्छी तरीके से अवेयर हैं, मतलब ऑफ कोर्स दे वर ऑलवेज अवेयर। तो दे आर चेकिंग ईच पॉइंट, मतलब थॉरोली द वैल्यू ऑफ सप्लाई, द टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप कि सभी लोग अभी ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबने ये पॉइंट समझ लिए हैं। फिर भी एक बेसिक लर्निंग के तौर पे हमने एक सेशन ये प्लान की सीरीज। स्टिल जो बिगनर्स हैं या There's जो one more question in chat box Okay. from Ayush Banka ji. आयुष पंकज जी, व्हाट विल द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ टूर एंड ट्रेवल? तो टूर एंड ट्रेवल तो नॉर्मल सर्विस हो गया ना सर। इसके अंदर जब वो इनवॉइस रेस करेगा और या पेमेंट रिसीव करेगा, विच एवर इज अर्लियर विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर के लिए। ओके। आयुष जी, आर यू सेटिस्फाइड? अगर कोई और पॉइंट है, यू कैन आस्क बाय अनम्यूटिंग। हाँ, तो अगर उन्होंने बुकिंग के टाइम में एडवांस जनरली जो सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, इन केस ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट, वैसे तो 100% अमाउंट एडवांस में आ जाता है, लेकिन अगर उन्होंने पहले एडवांस रिसीव करा है कुछ और बैलेंस अमाउंट बाद में रिसीव करा है, तो जो एडवांस के अमाउंट है, उन्होंने अगर स्टार्टिंग में एडवांस की रिसीव की, तो एडवांस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई पहले हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट के लिए बाद में, प्रोवाइडेड उन्होंने पूरा इनवॉइस एक बार में रेज नहीं कर दिया। उन्होंने अगर पूरी टिकट का इनवॉइस रेज कर दिया, तो पूरा टाइम ऑफ सप्लाई सेम टाइम पे, इनवॉइस का डेट पहले आ गई ना फिर टोटलिटी में। तो इनवॉइस अगर पूरी अमाउंट का रेज कर दिया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बिकम द इनवॉइस डेट। पेमेंट डेट बाद में है उस केस के अंदर, बाकी बैलेंस अमाउंट के लिए। बोथ केसेस के लिए व्हिचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस डेट विल बिकम द टाइम ऑफ सप्लाई। यस, यू कैन कंसीडर। Practically, I think tour and travel operators are doing different. Receive the advance and the invoice is raised at the time of completion of that tour. Sometimes this advance, when the tour is cancelled, and advance needs to be returned.
Sir, can I ask, am I Yes. audible, sir? Yeah. Yes, yes, perfect. सर मेरा जो क्वेश्चन था सर रिगार्डिंग टूर एंड ट्रेवल, इट इज बेसिकली HSN कोड 9985। वहाँ पे बस एक ऑपरेटर सर अपनी एक बुकिंग करता है जिसमें एडवांस लेता है, तो एडवांस तो हम लोग उस समय पे करा देते हैं, बट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सप्लाई आता है या बाद में भी आता है। तो आपने वो बहुत अच्छे से क्लियर किया सर, जो पहले होगा उस पर हम कर लेंगे। बट सर एक प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने क्वेरी नोट कर रखी है, उनके यहाँ सर्वे हुआ और सर्वे में 67 में ऑफिसर कह रहा है कि आपने जब जब ये क्वेरी नोट की है उनकी बुकिंग वाली, उसी समय टोटल पेमेंट आपको करना है। हेलो सूरज सर, सर एम आई ऑडिबल? सूरज जी, आपका अनम्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा, किसी ने शायद मतलब म्यूट हो गया बाय चांस। ठीक है। तो हाँ, इस यस केस यस। के अंदर क्वेरी का मतलब है आपका कि जिस दिन बुकिंग आई है, तो ऑफिसर इज सेइंग कि जिस दिन बुकिंग आई है उस दिन आप जीएसटी पे कीजिए, ये कह रहे हैं क्या? एम आई करेक्ट? हेलो, कैन यू? जी सर। तो बुकिंग वाले दिन आपके पास पूरी पेमेंट रिसीव हो जाती है? नो सर, बुकिंग के समय हमें पेमेंट नहीं आती। उस समय तो मेरे पास एडवांस आया 10,000 की बुकिंग की, 500 रुपए एडवांस आया, 9500 मुझे तब आएगा जब मेरी बस जाएगी और कंप्लीट करेगी अपनी सर्विस। बट जो हमने वहाँ पे उसको बुकिंग के लिए अपनी एक क्वेरी का नोट काट के दिया वाउचर, और ऑफिसर का कहना है कि नहीं, हम उसी समय पूरा 10,000 रुपए आपकी इनकम में ऐड करते हैं, आप उसी समय हमको टाइम ऑफ सप्लाई वो वही कंसीडर कर रहा है। अब हम अपील में है, अपील में भी अपील ऑफिसर इज सेइंग दैट टाइम ऑफ सप्लाई इज, जब आपने वो अपना बुकिंग दिया उनको क्वेरी का बुकिंग रिसिप्ट, तो हम उसी समय कंसीडर करेंगे। माय क्वेश्चन इज दैट सर, बुकिंग रिसिप्ट कैन बी कंसीडर्ड एज टैक्स इनवॉइस? पहला तो क्वेश्चन यही हो जाता है मेरे ख्याल से, नो, बट वो उस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बुकिंग रिसीट टैक्स इनवॉइस नहीं होता, लेकिन टैक्स इनवॉइस में कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हम इसको टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। लेट्स से ट्रांसपोर्टर्स में उन्होंने बोला कि जीटीए को हम कंसाइनमेंट नोट को हम टैक्स इनवॉइस मान लेंगे, तो एक्सेप्शंस होते हैं। आई थिंक टूर ऑपरेटर तो मैंने उस एक्सेप्शन में नहीं देखा, ये बुकिंग वाले ये वाले केसेस उस एक्सेप्शन में होंगे। या रूल 47 है इसके ऊपर, इनवॉइसिंग के ऊपर, रूल 46 रूल 47, वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। लेकिन मतलब आपने इस नोट के अलावा अलग से इनवॉइस भी इशू करते हो आप, कि वो नहीं करते आप, इनवॉइस इशू नहीं करते फिर आप डिलीवरी नोट के अलावा? सर इनवॉइस, टू बी वेरी फ्रैंकली, कोई इनवॉइस मांगता नहीं है, बट हम अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए उसको इशू करते हैं, और फिर जिस मंथ में उसको इशू करते हैं उसका जीएसटी डिपॉजिट कराते हैं। बट कोई B2C सारे बिजनेसेस हैं, B2B जहाँ पे होता है वहां पे हम उनको टैक्स इनवॉइस सप्लाई करते हैं। और उन्होंने एक्चुअली सर्वे के समय हमारा वो बुकिंग जो वाउचर्स है, जो पैड था, उसको अपने पास सीज किया INS 02 में, और उसके बेसिस पे वो टैक्सेबल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं कि आपका ये हम टोटल कंसीडर कर ले रहे हैं। मैं इसको आपको पर्सनली टैकल करता हूँ इस क्वेरी को, क्योंकि इसके अंदर आपको ये देखना है कि वो टाइम ऑफ सप्लाई आपको किस बेसिस पे कह रहा है, आपका बेसिस क्या कह रहा है उसमें। रूल 46, रूल 47, रूल 48 कहाँ कवर किया आपको? जी ठीक है सर। तो शुड आई कॉल यू सर एट सम टाइम? हाँ, यू कैन कॉल मी, मतलब यू कैन कॉल मी टुमारो, बिकॉज आई विल आल्सो रिक्वायर टू चेक कि उसने कहाँ कवर किया आपको। ऑफ कोर्स आपके उसमें लिखा होगा आपके ऑर्डर के अंदर, लेकिन स्टिल आई विल चेक कि इसको कि इसने आपको ये एक्सेप्शन में अगर है, एक्सेप्शंस को देखने पड़ेंगे। तो फिर आपकी रिसीट ही मान ली जाएगी टैक्स इनवॉइस, क्योंकि आप, या अगर आपने उसको इस तरीके से बना रखा है कि वो टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस पे आपने उसके अंदर सारी मतलब वो टैक्स इनवॉइस ही अगर है देखने में, मुझे नहीं नो पता। सर, बेसिकली इट इज नॉट अ टैक्स इनवॉइस। उसमें सिंपली क्वेरी लिखी जाती है कि आपका नाम है, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कितना अमाउंट आपका टोटल हुआ एडवांस, और ये हम साइन करके दे देते हैं फॉर रिकॉर्ड पर्पस ओनली। ओके, ठीक है, डन डन डन। तो इट कैन बी टेकन अप, और इसकी अपील में अगर ये एक्सेप्शन में नहीं आता, तो मतलब टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे आप इसको विन कर सकते हैं कि इसको, मेरे अकॉर्डिंग तो। सर आई एम इन अपील, बट वो भी वही चीज है, कंसीडर अकाउंटिंग बुक्स को। और मैंने इसमें एक पॉइंट और भी है सर, दे आर सेइंग कि ये मर्केंटाइल बेसिस पे हमने अकाउंटिंग नोट किया है, बट मेरा कंसर्न ये है कि सर्विस, बेसिकली हम लोग सर्विसेज को कैश अकाउंटिंग मेथड पे ही रखते हैं, कि जब हमारे पास अमाउंट आया तब हम उसको कंसीडर रिसीव बेसिस पर रिसिप्ट बेसिस। यस सर, राइट राइट राइट, परफेक्ट। तो हम जब रिसिप्ट बेसिस पे उसको मेंटेन कर रहे हैं, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे भी हम ITR भेजते हैं, सब कुछ है, तो फिर वो क्वेरी को ही हमारा। अब क्वेरी मेरी सर, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोई हमने मार्च में बुकिंग की जो कि अप्रैल में जा रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो उस केस में भी वो इस फाइनेंशियल ईयर में ऐड कर रहे हैं, और हमने अप्रैल में उसमें। देखो, जो आपकी बुक्स है ना, बुक्स बनाने का तरीका वो मर्केंटाइल है या कैश है, जीएसटी में उससे लिंक नहीं है ये वाली चीज। इसमें तो अपना टाइम ऑफ सप्लाई दे दिया,
ठीक है, ठीक है जिस दिन आप इनवॉइस रिसीव करो या पेमेंट रिसीव करो, व्हिचएवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। लेट्स से मैं मर्केंटाइल पे हूँ और मेरे को इनवॉइस भी अभी इशू नहीं करना, तो मैं प्रोविजन फॉर इनकम भी तो बनाता हूँ ना, एज पर हाँ, इंड एस बिल्कुल। एस, तो उसमें हाँ। मैं जीएसटी पे थोड़ी ना करता हूँ, क्योंकि हाँ टाइम सर। ऑफ सप्लाई इज नॉट अराइजन। मैं उसका नेक्स्ट ईयर में उसको अनबिल्ड रेवेन्यू कहता हूँ मैं, और नेक्स्ट ईयर में जब उसका इनवॉइस रेस करता हूँ, उस पे मैं जीएसटी पे करता हूँ, तो अनबिल्ड एग्जैक्टली। रेवेन्यू भी कोशिश होती है ना। बिल्कुल होती है सर, बट एक्चुअली इट्स अ सपोर्टिंग एविडेंस इन माय अपील ओनली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम उसको कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं, रिसिप्ट बेसिस पे। ओके, ठीक है, लेकिन वो ठीक है, दैट कैन बी वन ऑफ योर ग्राउंड्स फॉर अपील, लेकिन ठीक है, उसने ऑर्डर, आप मेरे को उसका ऑर्डर भी अगर शेयर कर सके तो ऑर्डर शेयर हाँ करना। डेफिनेटली आई सर, विल लाइक टू अंडर सी। सेक्शन 74 उन्होंने ऑर्डर भी पास आउट कर दिया है। नहीं, ऑर्डर 74 में किया है, जी 74 तो उन्होंने पेनल्टी लगा दी उसके अकॉर्डिंग, उन्होंने बोला कि जी। ये 74 का सेक्शन लगा के पेनल्टी लगा दी, लेकिन उसने अपने ऑर्डर को फ्रेम करने के लिए ग्राउंड्स के लिए मैं वो चेक करना चाहूंगा। ठीक है सर, आई विल शेयर ऑन योर मेल सर। थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, Okay, Ayush ji. ठीक, थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। Suraj ji, I think no other we can conclude the session. सर वन मोर थिंग इफ यू अलाउ मी टू। Yes, yes, please. सर एक क्वेरी मेरी ये थी कि एलआईसी का जो आपने बताया था, उसके बाद सर एक रूल 33 में प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट आपने बताया है। हेलो। Yes, Suraj ji, are you there? I think he left by mistakenly. ओके ओके, नो इश्यू सर। Ayush ji, we will connect to you over phone. Otherwise, tomorrow Okay, we sir. will Yes, discuss. I was disconnected by mistake or by Okay, 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 error. okay. I'm Okay. back. I'm there. In the meeting. Yes. Yes, sir. Suraj ji, one query from Ayush. One more. Yes, I use सर yes. आपने जो एलआईसी वाला बताया था रूल, उसके बाद आपने बताया रूल 33 प्योर एजेंट वाला सर। तो एलआईसी Okay. के जो एजेंट्स होते हैं सर, हम उनको किस में कवर करेंगे, और क्या वो रिवर्स चार्ज वाले में ही रहते हैं सर? आप एलआईसी के एजेंट्स की बात कर रहे हैं सिर्फ अब? हाँ, मेरा क्लाइंट सर एलआईसी एजेंट है, मुझे एलआईसी कंपनी से मतलब नहीं सर। तो एलआईसी एजेंट हाँ, एलआईसी जो है एजेंट की उस केस सर में जो तो कमीशन, एलआईसी उस एजेंट्स केस की में जो कमीशन है वो कमीशन है, उस 20 केस में लाख एंड अबव है। वो तो एलआईसी कंपनी उसमें रिवर्स चार्ज पे करती है ना उस केसेस रिवर्स में। चार्ज पे करती है, एग्जैक्टली सर, हाँ, दैट्स व्हाई। यस तो वो यस। प्योर एजेंट वाली कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे सर 33 में? नहीं, वो तो एलआईसी वाली कंपनी को तो पे ही नहीं कर रहा ना, वो तो जो सब पे नहीं इंश्योरेंस करना, कंपनी है। बट इन केस जैसे वो एग्जाम्पशन वाले में है, तो वो फॉल किस रूल में करते हैं? अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हो कि हम लोगों को जीएसटी पे ही नहीं करना, तो ये हाँ, नोटिफिकेशन 13/2017 में लिखा हुआ है। 13/2। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। Suraj ji, can we हाँ conclude जी, now? यस, no, so thank you. I hope I was able to convey and I tried. और सुमित जी, आपका एफर्ट हमेशा रहता है कि आप ये सीरीज बार बार कराते रहते हैं, और Thank you. हमको भी मौका मिलता है पढ़ने का इसी बहाने, बस यही है। सूरज जी, बिल्कुल कोशिश यही है कि कैसे लर्निंग को अपना आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो बेसिक लेवल की हो, एक्सपर्ट लेवल की हो। जितने सभी पार्टिसिपेंट जुड़े उन सबका धन्यवाद, और थैंक यू कोशिश है कि आने वाले डेज में जो हमारे 4 डेज और हैं उनमें मोर क्लियरिटी के साथ हम अनदर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एंड आज के सेशन के लिए सूरज जी का स्पेशल थैंक्स, as I am driving, so not able to on my video. And special thanks to Surajji for your wonderful and in simple language you have cleared each and every aspect of your topic. So thank you so much. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू, Thank you to all participants. Thank you. We will see you tomorrow again. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir.